बुलिश इसलिए कहते हैं कि बुल जो होता है ना, ये जैसे आपको स्क्रीन पे बुल नजर आ रहा है, तो ये नीचे से उठा के ऊपर लेके जाता है। इसका जो मतलब अटैकिंग एक्शन है, दैट इज फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड। ये नीचे से उठाता है और ऊपर फेंकता है। और बेरिश जो है वो अपने पंजे से या पास से ऊपर से मार के नीचे फेंकता है। इसलिए जब मार्केट नीचे आती है हम उसे बेरिश कहते हैं, जब मार्केट ऊपर जाती है तो हम उसे बुलिश कहते हैं। तो ये भी मैंने कहा आपको बता दूं। खैर, वो लाओ माल ले माल होता था, ओपन आउटक्राई मेथड था, कोई सिस्टम नहीं था। जब आप शेयर खरीद लेते थे तो वो पर्ची आपकी ब्रोकर के पास जाती थी, वो कहता था इस ब्रोकर से इतने शेयर खरीदे, वो पर्ची उधर जाती थी, फॉर्म बनते थे, सेटलमेंट होती थी और एक प्रोसेस चलता था। 15-15, 20-20, 30-30 दिन लग जाते थे सेटलमेंट में कि यार वो उधर से उस दिन ये माल लिया था और ऐसे किया था और ये। अच्छा, अब यहाँ कुछ इकोनॉमी की चेंज, ये तो मैंने आपको पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का बता दिया। अब आपने अब यहाँ इकोनॉमी की क्या चेंजेस होने लगी। 1992 आ गया। 1992 में इंडिया में नरसिम्हा राव आए, उन्होंने एक फाइनेंस मिनिस्टर लगाए जिनका नाम था सरदार मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह वाज देयर एक्स प्रेसिडेंट, कुछ प्राइम मिनिस्टर, कुछ अर्सा पहले वो प्राइम मिनिस्टर भी थे, उनकी मूवी भी है। और वो इकोनॉमी के पीएचडी डॉक्टर थे। ही बिलोंग्स टू विलेज गोजरे के पास पाकिस्तान में, मुझे ये पता है। वो पाकिस्तान में रहते थे, बाद में फिर वो प्री पार्टीशन के उनका विलेज असल में इधर पैदाइश जाए पैदाइश पाकिस्तान की। तो वो उधर गए और इकोनॉमी को पढ़ा और डॉक्टरेट की डिग्री ली। तो उन्होंने कुछ पॉलिसीज बनाई इकोनॉमी की इंडिया में। और 1992 में और 1994 में दे हैव डिसाइडेड कि हमने आईएमएफ के पास नहीं जाना, हमने इंटरनल सस्टेनेबिलिटी पे काम करना है। और यू विल गेट अमेज टू नो कि उनकी जितनी भी लीडरशिप बदली, जो भी हुआ, जो मनमोहन सिंह ने पॉलिसीज बनाई इकोनॉमी को सेट करने के लिए, टिल डेट वही चल रही हैं। और अगर इंडिया इस टाइम टॉप 5 इकोनॉमीज में आ गया है, G20 का पार्ट, G7 का पार्ट, सार्क का पार्ट, ब्रिक्स का पार्ट, इट इज ड्यू टू दैट मैन। उसने जो पॉलिसीज बनाई और सारी लीडरशिप रेजीम ने उस पॉलिसीज को ऑनर किया कि यार ठीक है, मुल्क के लिए जो मर्जी करो, लड़ो झगड़ो, करप्शन हो, जो मर्जी। ये जो गाइडलाइन ऑफ दैट पॉलिसीज है, दैट इज और मैग्नस कार्टा। इससे हमने चेंज नहीं करना, हमने इसको बिलीव करना। इंडिया में ये हो गया 1992 में। पाकिस्तान के अंदर भी 1992 में एक 9D एक्ट बना इकोनॉमी का। उससे पहले इलीगल टेंडर समझा जाता था कि आप फॉरेन करेंसी नहीं रख सकते। तो पाकिस्तान मार्केट को भी ओपन किया गया इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए कि आप पाकिस्तान में आए और इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान में बड़ा फ्यूचर है और ये। और बड़ी इकोनॉमी के अंदर चेंजेस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चेंजेस आज तक हम लोगों को पता ही नहीं कि अब हम कौन सी चेंजेस को फॉलो कर रहे हैं। और हर हफ्ते हर महीने नई नई पॉलिसीज आती हैं। सुबह मॉर्निंग में भी मैं बता रहा होता हूँ, सारे बड़े बड़े एनालिस्ट भी बताते होते हैं, न्यूज़ पे भी आता है कि आज पॉलिसी चेंज होगी, आज पॉलिसी चेंज। अब यहाँ क्या डिफरेंस आया, उन्होंने उस पॉलिसी को पकड़ा, 20 साल लगे उन्होंने इंडिया को टॉप 5 में खड़ा कर दिया। हमने उस पॉलिसी को पकड़ा, कुछ देर चलाया और उसके बाद नई गवर्नमेंट आई, उसने नई पॉलिसी बनाई, फिर नई गवर्नमेंट आई, फिर नई पॉलिसी बनी, फिर मार्शल आया, नई पॉलिसी बनी, मार्शल लॉ के बाद नई गवर्नमेंट आई, नई पॉलिसी बनी, फिर एक नई गवर्नमेंट आई। और इस तरह चलते चलते हमारी पॉलिसीज आज तक नहीं बन सकी, आज तक नहीं बन सकी अनफॉर्चुनेट। अब ये तो हो गया इकोनॉमी और इंडिया ने वहां डिसाइड किया, ओके। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी मार्केट्स को, अपनी स्टॉक मार्केट्स को ओपन कर दिया फॉर ऑल द गोरा इन्वेस्टर्स। यहां बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें क्या होने लगी कि गोरे पाकिस्तान में के लिए रेडी हो गए और उन्होंने कहा हम डॉलर पाकिस्तान में बेच के पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं। ये ग्रोइंग इकोनॉमी है, ग्रोइंग इकोनॉमी में बड़ा फायदा होगा। तो 1992-93 में जब गोरों ने पूछा कि हमें कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, ओजीडीसी में हमने इन्वेस्ट करना है, पीटीसीएल में हमने इन्वेस्ट करना है, नेशनल बैंक में, तो उन्होंने कहा इसकी पी रेशो क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, इसकी क्या है, जैसे मतलब वो तो सोफेस्टिकेटेड इन्वेस्टर थे। तो पाकिस्तानी जो ब्रोकरेज था और ये सारा सिलसिला था, इन्होंने कहा ये क्या होता है, मतलब ये कोई नई साइंस आ गई है। अब उन्होंने फिर सीएस को हायर करना शुरू किया, सीएफएस वाली उस टाइम पे सीएस और इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स को। फिर रूल्स बनना शुरू हुए कि भाई क्वार्टरली रिपोर्ट्स आएंगी, ऑडिटर्स के इस तरह चीजें होंगी, ये ऐसे होगा। क्यों? क्योंकि गोरा कहता था मैं क्यों इन्वेस्ट करूं जब तक आप मुझे चीजें नहीं दें। वो टाइम था पाकिस्तान का ग्लोरियस टाइम स्टॉक मार्केट का, 1993-4 वाला। इतना ग्लोरियस कि इतना पैसा पाकिस्तान में आ रहा था कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो ब्रोकर्स थे उस टाइम, वो आईबीएस से, लम से, ऐसे इंस्टीट्यूट से थे। और उनकी सैलरी उस वक्त डॉलर्स में थी,
क्योंकि पैसा ही पाकिस्तान में बड़ा आ रहा था। तो दैट इज इन डॉलर्स, मतलब आप पूछें। और पाकिस्तान की इकोनॉमी इकोनॉमी तो छोड़े, स्टॉक मार्केट इस स्टेज पे थी कि आज के दिन 1,80,000 पे मार्केट खड़ी है। मार्केट की डिविडेंड यील्ड इज लाइक 7%, 7 to 8%। यानी आप करोड़ पे अगर मार्केट में डिविडेंड वाले शेयर में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो अगर वो शेयर ऊपर जाए नीचे जाए ये तो एक साइड पे रखें, डिविडेंड की फॉर्म में आपको 7 से 8% मिलेगा, जो बैंकिंग को पैरेलल है या उसे compete करता है या उसके साथ स्टैंड करता है। उस टाइम मार्केट इतनी ओवर वैल्यूड हो गई थी कि डिविडेंड यील्ड पाकिस्तान की 1 पे आ गई थी। पाकिस्तान की 1 पे डिविडेंड यील्ड आ गई थी, यानी इतनी ऊपर रेट चले गए थे कि डिविडेंड मैटर ही नहीं करता था, इतना कैपिटल गेन मिल रहा था लोगों को। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई, एक तो डिविडेंड, और दूसरी अगर मैं पी रेशो की बात करूं तो पाकिस्तान की हिस्टोरिक पी रेशो 12 है, 11.5 12 इन 2017 में। पी का जो आप लोगों में से जानते होंगे, प्राइस टू अर्निंग, कि हर 1 रुपए की अर्निंग पे स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टर कितना पे करने को तैयार है। पाकिस्तान की पी रेशो आज के दिन कोई 8.5 9 है। हिस्टोरिक 2017 में ये 13 14 पे गई, 12 12.5 13 तक कर ले, मैक्सिमम इधर तक गई। इन टू 1994 ये 24 रुपए पे चली गई। यानी कि आपकी 1 रुपए की अर्निंग पे लोग 24 रुपए देने को तैयार थे। यानी मैं आपको सिर्फ ये एक पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह बता रहा हूं कि इस तरह का यूफोरिया था उस टाइम में। ब्रोकर्स को सैलरी मिल रही है, गोरा पाकिस्तान में आ रहा है, अंधाधुंध पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, और ये सारा सिनेरियो था। अच्छा जी, यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जिससे आपको डिफरेंस पता लगेगा हमारी सोच का और हमारे नेबर की सोच का लॉन्ग टर्म। सर 1994 में जब ये सारा कुछ हो रहा था, तो स्टॉक मार्केट के कुछ लोगों ने सोचा कि यार अब तो मार्केट ग्रो करेगी, पाकिस्तान ग्रो करेगा, इतना पैसा आ रहा है, गोरे आ रहे हैं सर, क्यों ना इस सिस्टम को ऑटोमेट कर दें। और उन्होंने कैट्स, ये जो कराची ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम है, ये कैनेडियन कंपनी थी जिसने और भी दुनिया में बड़े सिस्टम्स लगाए थे। पाकिस्तान ने उनसे राब्ता किया 1993-4 के बाद, बात है ये, मिड मिड में। उनसे राब्ता किया और आके कहा कि हमारी स्टॉक मार्केट्स को ये सिस्टम लगाए। तो आप ये जान के आपको हैरानी होगी कि वो जो कराची ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सिस्टम ये लगा हुआ है, ये सिर्फ लाहौर में स्टार्ट हुआ और बड़ी ज्यादा मुखालफत हुई इस्लामाबाद कराची वाली साइड से कि ये क्या, अब कंप्यूटरों पे सारा काम होगा, ये कैसे हो सकता है, ठीक है। और कंपनीज भी रिलेक्टेंट थी कि हमने अपनी ट्रेडिंग इस पे नहीं करानी, हमारे ऐसी ट्रेडिंग करें। कहते हैं कि कोई 1 साल तो सिर्फ पीटीसीएल और ओजीडीसी ने हम ही भरी कि आप हमें ऑनलाइन ट्रेड करें। बाकी सारे वो जब मर्जी सिस्टम बैठ जाता था, जब मर्जी कुछ भी हो जाता था, जहां मर्जी कुछ भी हो जाता था, ठीक है, ये सारा सिस्टम। अब यहाँ पाकिस्तान की ये मेंटेलिटी देख ली आपने कि लाहौर में शुरू हुआ और दो कंपनी 6 7 8 महीने फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरों ने भी अडॉप्ट किया। एग्जैक्ट पाकिस्तान में लॉन्च होने के 6 महीने बाद इंडिया ने भी उस कंपनी से राब्ता किया। अब डिफरेंस चेक कीजिएगा। इंडिया ने उस कंपनी से राब्ता करके कहा कि हम वो सिस्टम इस तरह का लगाना चाहते हैं, उनके साथ नेगोशिएशन करके। जब लगाने की बारी आई तो इंडिया ने, आई गेस इसका नाम था वी VS80, वेरी स्मॉल अपर्चर ट्रेडिंग सिस्टम्स, वी सैट्स के नाम से, वेरी स्मॉल, जैसे ये कैट्स है। पाकिस्तान ने, अब इमेजिन करें कि कराची लाहौर, सिर्फ लाहौर में और दो कंपनियां ट्रेड हो रही हैं। इंडिया ने 6 8 महीने बाद उस कंपनी से राब्ता किया, कैनेडियन कंपनी से। इंडिया ने जब पहले को लगाया तो 1260 छोटे बड़े शहरों में एक ही दफा वो सिस्टम को इंटीग्रेट कराया। अब मेंटेलिटी और माइंडसेट देखें ग्रोथ का। और हम कहते हैं कि ये ऊपर क्यों जा रहा है, ये मैं ये जो बातें सारी मैं कर रहा हूं ना, इसे आपने किसी और रंग में नहीं देना। ये सिर्फ इकोनॉमी की एक हिस्ट्री की, इकोनॉमी की जो आप हिस्ट्री है उसका कंपैरिजन है। इंशाल्लाह ताला वी विल ग्रो और हम हर एक को आउट परफॉर्म करेंगे। मेरा भी ईमान है ये और मेरा यकीन है, इसलिए आपने इसे इकोनॉमी तक रखना है। कभी आप कहें कि मैं बैठ के किसी के तारीफे कर रहा हूँ और पता नहीं क्या, ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान के लिए जान भी कुर्बान है और आई एम नॉट जस्ट सेइंग दिस, वक्त आया तो आई विल प्रूव दिस। तो ये एक माइंडसेट का डिफरेंस था जो सारा कुछ हुआ। तो यही माइंडसेट के डिफरेंस ने आज कहाँ खड़ी कर दी हमारे नेबर्स की, और कहाँ खड़ी कर दिया हमें, ये आप। आज तक हम रोते रहते हैं कि जी ई क्लियर का सिस्टम नहीं चल रहा, वो सिस्टम नहीं चल रहा, लेकिन खैर
1994 से थोड़ा आगे जाते हैं। 1994 के बाद 1993 में सीडीसी की जरूरत हुई। क्या गवर्नमेंट ने कहा कि इतना लंबा जो सेटलमेंट के चक्कर है, तो क्यों ना एक ऐसा अदारा बना ले। रिजवान साहब, मेरी मुझे साथ साथ बताते जाइएगा, मेरी आवाज कहीं डिस्कनेक्ट ना हो और मैं बोलता रहूं। ठीक है। और सारे बोर होते रहे और इंतजार ही करते रहे, ये जरा साथ साथ बताते रहिएगा सर मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग अ स्टोरी अभी तो भाई 1993 के अंदर और के सितंबर के अंदर सीडीसी का एक कंसेप्ट लाया गया कि यार एक सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी होनी चाहिए जिधर ऑनलाइन ट्रेडिंग हो और वो कस्टोडियन हो और इस तरह का, और ये सेटलमेंट सारी उनके थ्रू हो। अ, तो स्टार्ट हो गया काम उस पे भी। और 1997 में जाके सीडीसी बनी। सीडीसी का मैं रोल बताता हूँ, उससे पहले मैं आपको एक खबर। इतना ज्यादा पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट का यूफोरिया था वर्ल्ड वाइड 1994-5 में कि एक दिन बिजनेस रिकॉर्डर में हेडलाइन आई, आज पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे ज्यादा वॉल्यूम लगा। कितना शेयर? 13 लाख। बिजनेस रिकॉर्डर की टॉप की हेडिंग। लोगों ने कहा कमाल हो गया, ये तो अखीर हो। सेम अगले दिन उसी बिजनेस रिकॉर्डर पे एक और खबर लगी कि आज पाकिस्तान की ट्रेडिंग हिस्ट्री का पिछला रिकॉर्ड भी टूट गया, आज 15 लाख ट्रेडिंग हुई। ठीक है। अब वो सेटलमेंट सारी हो रही है मैनुअल, एक ब्रोकर के पास जाता है, ब्रोकर पर्ची आगे भेजता है, उस ब्रोकर से सेटलमेंट फॉर्म आता है, फिर वो सेटलमेंट फॉर्म दूसरा जाता है, वो पीएसएक्स में जाता है, फिर वो कहता है कि इसका खाते से इसके खाते में इस बंदे के नाम पे शेयर ट्रांसफर। ये 2 दिन खबर आई। तीसरे दिन खबर आई कि आज पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी। मतलब इंग्लिश में ही आई होगी कि तारीख रकम क्या की, आज पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा 18 लाख शेयर का कारोबार हुआ। ठीक है। अब ये खबर आई सर, उससे अगले दिन स्टॉक मार्केट बंद होगी। क्यों बंद हुई? कि अब ब्रोकर्स के रूम के अंदर छतों तक सेटलमेंट फॉर्म फिल होने हैं, और कैसे होने हैं, 2 4 5 7 दिन अब स्टॉक मार्केट बंद रहेगी। सारे बैठ के फिल करेंगे, पिछली सेटलमेंट होगी, आगे चले। तो इन सारी कॉम्प्लिकेशन के लिए फिर एक अदारा बनाया गया, डिपॉजिटरी कंपनी, जो गवर्नमेंट का अदारा था। उसने कहा कि एक तो हम कस्टोडियन बनेंगे, इट्स लाइक अ सेफ, कि कोई भी सेटलमेंट होगी इतने दिन बाद हमारे पास आएगी और वो हमारे पास होंगे, फिर ब्रोकर भाग भी जाए तो हम पीछे से उसको फॉलो अप करेंगे और वो शेयर्स को हम सेटल करेंगे सेफ्टी के लिए। और जितना भी इलेक्ट्रॉनिक शेयर है, हम ये फिजिकल शेयर्स, ये जो सर्टिफिकेट्स हैं, इनको जितनी जल्दी हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक करेंगे। उसके साथ साथ एक और अदारा बनाया, नेशनल क्लीनिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान, कि कोई भी क्लियरेंस और इस तरह की चीजें होगी वो हमारी इस सारे सिनेरियो से चलेंगी, और इस तरह पेमेंट क्लियर होगी, टैक्सेशन क्लियर होगी, ये है पाकिस्तान की 1997 तक। आगे क्या हुआ जी? आगे फिर आपको पता ही है, फिर 2000 में आ गए हम, 2000 मुशर्रफ एरा आ गया, 2002 में मार्केट का इंडेक्स कुछ 4 5 हज़ार पे गया। फिर 2005 का एक छोटा सा क्राइसिस आया, फिर 2008 का वर्ल्ड वाइड वो लेमन ब्रदर क्राइसिस आया, बैंकिंग क्राइसिस, सब प्राइम लोन्स की वजह से अमेरिका में। उसका रिपल इफेक्ट पाकिस्तान और वर्ल्ड इकोनॉमी में आया, प्लस पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की जो लेवरेज पोजीशन थी, और मतलब एक अलग चीज है। तो इस तरह चलते चलते स्टॉक मार्केट को मैं अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट को क्या हुआ, स्टॉक मार्केट यहाँ तक पहुंच गई और अंदर क्या नहीं हुआ, क्या क्राइसिस। अब मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, अब दो पॉजिटिव परसेप्शंस आपको देना चाहता हूँ कि एक वे ऑफ थिंकिंग आपको मिले। दैट इज, फर्स्ट वे ऑफ थिंकिंग ये कि मार्केट स्टार्ट हुई नवंबर इन 1991 1,000 के इंडेक्स से। आज इस बात को गुजरे, अब ये एक थॉट प्रोसेस है और आपने इस प्रोसेस को सोचना है कि 1991 में 1,000 के इंडेक्स से स्टॉक मार्केट हुई, अ, और आज इस साल इस बात को गुजरे आई गेस कोई 34 35 साल हो गए हैं। ठीक है। अब इन 35 साल के अंदर हम 1,000 से 1,80,000 पे आ गए हैं। ठीक है। कितने टाइम्स? 180 टाइम्स आई गेस, इतना ही बनता होगा, जरा देख के बता दीजिएगा, मैथ मेरा कमजोर है। 180 टाइम्स चले। सर इन 35 साल के अंदर पाकिस्तान स्टेबल कब हुआ है? मेरा क्वेश्चन ये है। टेररिज्म, मार्शल लॉ, कोई स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल रिजीम या पॉलिटिकल सेटअप नहीं हुई। उसके बाद हम वार ऑन टेरर में गए, हमारे लीडर्स को असैसिनेट किया गया। उसके बाद हमने अब तो 2 3 जंगें भी लड़ ली, कारगिल भी कर ली। उसके बाद इंटरनेशनली हमारे पास सैंक्शंस, उसके बाद हम लोगों ने जब अटॉमिक
रिसेशंस, उसके बाद कितनी दफा डिफॉल्ट के रोल है, इस सारे सिनेरियो के बाद ऑप्टिमिज्म ये है कि फिर भी आपकी स्टॉक मार्केट ओवर द टाइम ऑफ 35 ईयर्स 1 लाख 80 पे चलेगी। इमेजिन करें सर, अब इमेजिन करा रहा हूं मैं आपको कि अगले 35 साल हालात ऐसे ही रहते हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ऐसे होगा भी नहीं। अगले 35 साल हालात ऐसे ही रहते हैं, तो मुझे बताएं कि ये ऐसे ही ग्रो मार्केट करे, तो अब यहां से 180 टाइम अगर मार्केट ग्रो करे तो इमेजिन कर लें कि 17 लाख का इंडेक्स होगा या वो। तो ये एक परसेप्शन ऑफ, या एक एक आप समझ लें कि एक न्यू डिमेंशन ऑफ थॉट प्रोसेस है कि स्टॉक मार्केट ऐसे काम करती है, और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने बुरा नहीं परफॉर्म किया, बावजूद इसके कि हम स्टोरीज ही सुनते आए हैं हमेशा कि जनाब मेरा ताए का बेटे के बाप, मतलब मुझे समझ नहीं आती ये स्टोरीज। मैं 2011 से स्टॉक मार्केट में हूँ। जब मैंने अपना एमबीबीएस स्टार्ट किया उसके साथ साथ मैंने स्टॉक मार्केट भी स्टार्ट की। मैं 2011 से ये स्टोरी सुनता आ रहा हूँ, अब्बू अम्मी सबसे छुपा के मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की 50,000 रुपए में। मुझे ये बताएं कि इस सारे सिनेरियो के अंदर मैंने इतनी लोगों से ये स्टोरी सुनी है कि डूब गई है, इतने तो स्टॉक मार्केट में अकाउंट नहीं थे यार। अकाउंट तो अब बनना शुरू हुए हैं पिछले 1-2 सालों में। मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ से स्टोरीज आती हैं। ठीक है, और अजीबो गरीब तरीके से ऐसा एक डराया गया स्टॉक मार्केट से रिलेटेड के जुर्म है जी आप स्टॉक मार्केट का लफ्ज यूज कर रहे हैं, ओ यार उथे तो फ्रॉड होता है, उथे तो जुआ लगता है, आ स्टॉक मार्केट खेलता है। मतलब ये वो चीजें थी जिसने सारी चीजें पाकिस्तान की खत्म की। तो यहां तक था मैं आपको स्टॉक मार्केट की थोड़ी सी परसेप्शन। अब मैं आपको बताता हूं कि स्टॉक मार्केट किसी भी कंट्री की देखनी हो तो उसकी 2-3-4 चीजें देखते हैं। पहली चीज ये देखते हैं, अब मैं आपको कंपैरिजन में लेके जाता हूं ताकि आप सोचें कि तरक्की याफ्ता मुल्क तरक्की क्यों कर रहे हैं, तरक्की पजीर मुल्क कैसे ग्रोथ के रास्ते पे हैं, और तीसरा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो क्वाइन किया था टर्म, या आप समझ लें पसमानदा मुल्क क्यों आगे नहीं जाते। लेट मी स्टार्ट कंपैरिजन विद यू। अब स्लाइड्स मैं आपको बताता हूँ कि स्लाइड्स मुझसे पढ़ाई नहीं जाती, लेकिन क्योंकि आप टीम ने बना दी थी, ठीक है, तो हम उसको करते हैं। अब जैसे ये नंबर्स थोड़े से चेंज है मुझे, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर इसलिए पता है, मैं डेली पढ़ता हूँ इन्हें। अब इमेजिन करें कि पाकिस्तान की जीडीपी, अब जीडीपी का तो आप इकोनॉमी से बिलोंग करते हैं, आईसीएमए वाले सारे आप लोग, हम लोग आपसे सीखते हैं, आपके जो कोलीग्स हैं उनसे मिलते हैं तो कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो इकोनॉमी जो आपकी जीडीपी है दैट इज टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के, इस कमरे में फर्ज किया हम 10 लोग बैठे हों तो 10 लोग की अगर मैं सर्विसेज और उनके प्रोडक्ट्स की प्राइस को करूं फाइनल प्रोडक्ट की, तो जो एंड पे अमाउंट बनेगी दैट इज जीडीपी। तो पाकिस्तान की जीडीपी 2025 में 370 बिलियन पे क्लोज हुई है, आगे एस्टिमेटेड है 410 बिलियन पे। और हमारी मार्केट कैप आज के दिन डॉलर टर्म्स में इट इज 72 बिलियन डॉलर्स आज के दिन। स्टॉक मार्केट की जो डॉलर टर्म्स में मार्केट कैप है दैट इज 72 बिलियन। और लेट लेट मेक इट सिंपल, सपोज 70 बिलियन है, और हमारा जीडीपी आप सपोज कर ले 35 बिलियन है। तो हम लोग सिर्फ 11-12% ऑफ जीडीपी पे खड़े हैं। कितना? हम जीडीपी की टोटल 12% मार्केट कैप पे खड़े। ये जो मैं चीज बता रहा हूं ना, जब भी किसी मार्केट को आप कंपैरिजन करते हैं और ये देखना चाहते हैं ना हमारी मार्केट सस्ती है, उनकी महंगी है, या हमारी मार्केट में भी पोटेंशियल है या नहीं, तो आप इन 4-5 चीजों को कैलकुलेट करते हैं। नंबर वन मैं आपको क्या चीज बता रहा हूं, दैट इज लिक्विडिटी, कि हमारे मार्केट कैप इस टाइम 70 बिलियन डॉलर्स पे है। ठीक है, पाकिस्तान की जीडीपी 350 पे है। अमूमन जो वर्ल्ड की एवरेज है, जो अच्छी कंट्रीज है, वो 100 से 120% ऑफ जीडीपी पे खड़े होते हैं। यानी अगर पाकिस्तान की जीडीपी 350 बिलियन है ना, तो स्टॉक मार्केट को इस टाइम 400 बिलियन होना चाहिए था। ठीक है, आगे मैं एग्जांपल दूंगा, इंडिया की भी आपको एग्जांपल देते हैं, आपको अमेरिका की भी देते हैं। तो हम अभी इसमें बहुत पीछे हैं, इतना पीछे हैं कि आप समझ लें हमने तो अभी स्टॉक मार्केट में ग्रो करना स्टार्ट किया है जी, बिल्कुल स्टार्ट किया। आप हैरान होंगे कि यार 50,000 से हम लोग 1,80,000 पे पहुंच गए, और डॉक्टर साहब ये बात करें, मैं भाई ब्रॉडर टर्म पे बात कर रहा हूं। आप मुझसे ये पूछेंगे ना कल स्टॉक मार्केट को क्या होगा, मैं नहीं बता सकता, मैं नजूमी नहीं हूं। हाँ, आपका हाथ देखना अगर मुझे आ जाए तो मैं ये बता दूंगा स्टॉक मार्केट में जो मर्जी हो तो लॉस हो गए। लेकिन सर आपने जीडीपी के साथ ग्रोथ देखनी होती है, ये एक इंडिकेटर है या एक चीजों को देखने का। तो पाकिस्तान स्टैंड एट 12-13%। ठीक है, अब अगर मैं कंपैरिजन करूं, ये देखें अमेरिका की जीडीपी से 150
परसेंट, यानी अमेरिका की जीडीपी जो आपकी है ना, वो तकरीबन इस टाइम 29 पॉइंट कुछ ट्रिलियन है, लेट मेक इट 30 ट्रिलियन। $30 ट्रिलियन की अमेरिका की जीडीपी है, जबकि अमेरिका स्टॉक मार्केट की जो मार्केट कैप है दैट इज राउंड अबाउट 41 बिलियन डॉलर, यानी मार्केट से 1.5x आपकी जीडीपी से बड़ी है मार्केट कैप। इंडिया देख लें, इंडिया की जीडीपी इस टाइम 3.9, चले 4 ट्रिलियन कर लें, और इंडिया की मार्केट कैप इज 5 ट्रिलियन, 4.9 ट्रिलियन। तो इंडिया की जो स्टॉक मार्केट की सारी कंपनियों की वैल्यू है वो पूरे इंडिया के जीडीपी से बड़ी है। दिस इज समथिंग भाई। और पाकिस्तान 15% पे खड़ा है। तो पहली चीज हमें ये पता चली, और वर्ल्ड एवरेज देख लें आगे 80, कि हम अभी फ्लोर तो छोड़े कि 80 कम से कम और 120 ये इसके दरमियान है ना दुनिया, हम तो 15 पे है। तो इसका मतलब है इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी हमारे पास अभी बड़ा पोटेंशियल है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी हम आज लॉजिकल बात करेंगे, क्योंकि सुनने वाले सारे वो हैं जिन्हें फिनांस और इकोनॉमी का पता है। इट इज नॉट अबाउट के यहाँ बैठ के हमने कुछ तुक्के मारने हैं। हम मुझसे गलतियां भी हो सकती हैं, उसके लिए माजरत अगर कोई नंबर ऊपर नीचे हो जाए। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी हम में अभी बड़ा पोटेंशियल है, ये तो जस्टिफाइड है। पाकिस्तान का हिस्टोरिक, ये तो 74 बिलियन। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मार्केट में पैसा कितना रहा है आज तक? सर 2017 में पाकिस्तान की मार्केट कैप वाज 104 बिलियन डॉलर। अभी हम 2017 वाले नंबर पे भी नहीं पहुंचे। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, और आपको हैरानी हो रही है, अभी 2017 में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की जो टोटल मार्केट कैप थी वो थी 104 बिलियन डॉलर्स। आज वो 74 बिलियन डॉलर्स। ओके, ये समझ आ गई। अब मैं अगर कंपैरिजन बताऊं ना, एक और कंपैरिजन चले, याद आ गया। पाकिस्तान पाकिस्तान की जो पूरी मार्केट 74 बिलियन डॉलर्स पे है, जबकि इंडिया की एक कंपनी आप उठा लें, रिलायंस इंडिया। ये आपको पता है अंबानी का जिसके बच्चे की शादी हो रही है, उस पर उस पे सारों ने देखी होगी उसके बच्चे की शादी। वो रिलायंस इंडिया की सिर्फ एक कंपनी स्टॉक मार्केट की उनकी, उसकी मार्केट कैप 250 बिलियन, 250 बिलियन डॉलर है। और पाकिस्तान की पूरी स्टॉक मार्केट 74 बिलियन डॉलर। अब इमेजिन कर लें कंपैरिजन, और हम कहते हैं कि अखीर होगी और स्टॉक मार्केट यहां चलेगी। ठीक है, ये सर वन वे ऑफ लुकिंग द थिंग्स है कि अभी कितना पोटेंशियल। अभी तो हम स्टार्ट भी नहीं हुए, अभी तो हम टेक ऑफ करने के लिए तैयार है। अब सेकंड चीज आ जाए, सेकंड चीज होती है आपकी स्टॉक मार्केट की रीच कितनी है। दैट इज इंपॉर्टेंट। रिजवान भाई ये बता दीजिएगा, आवाज आ रही है कोई बता दे ये, ताकि ये ना हो कि मैं बोलता जाऊं और पता चले कि फारूक कुछ है साहब नहीं। यू आर ऑडिबल। फारूक साहब यू आर ऑडिबल। हम आपको अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं और आपके सेशन को एंजॉय भी कर रहे हैं। प्लीज कीप इट, देख लीजिएगा सारे कीप बोर ना हो गोइंग। रहे हो। नहीं ठीक बोर है, होते सर, आप बहुत अच्छा टॉपिक और बहुत इसकी अंडरस्टैंडिंग हमें दे रहे हैं और हम आपको बड़े इंटरेस्टिंगली सुन रहे हैं। चले सर, बहुत शुक्रिया जी। बस ये बताते रहिएगा कि सब जिंदा ही बैठे हैं पीछे। ठीक है, तो सेकंड थिंग होती है लिक्विडिटी के बाद आपने मार्केट को एक और परसेप्शन से देखना होता है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ रीच। रीच होती है कि टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। सर पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी में से 2023 तक सिर्फ 3 लाख लोग थे। ये 23 का डाटा है, ये अभी का डाटा है। आज इस लेक्चर से पहले आई एम टॉकिंग विद सम गाय इन सीडीसी, और वो कह रहा था कि 5,02,000 अकाउंट स्टॉक मार्केट में बन गए। सर 25 करोड़ की आबादी में से 5 लाख अकाउंट आपके स्टॉक मार्केट में से हैं, जिसमें से सर एक्टिव अकाउंट अभी भी 2.5 लाख से ऊपर नहीं है। और ये तो शुक्र है जेन जी का, और नई नई ये जो लोग एंटर हो रहे हैं उनका शुक्रिया कि वो एंटर हो रहे हैं देख के, चाहे न्यूज एंटर हो रहे हैं किसी के कहने पे ही हो रहे हैं, जो भी इसमें रोल अदा कर रहा है, दे आर डूइंग अ ग्रेट थिंग फॉर पाकिस्तान। कोई भी ब्रोकरेज है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, कोई भी एडवाइजर है, या कोई भी, सर क्या नंबर है फिर सोचें। 25 करोड़ की आवाम में से सिर्फ 5 लाख लोग हैं जो स्टॉक मार्केट के अंदर अकाउंट खुला के बैठे। दैट इज लेस देन 1%, दैट इज लेस देन 1%। दूसरे कंपैरिजन के अंदर अगर मैं आपको लेके जाऊं, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं। इन इंडिया, इंडिया की आबादी कितनी है, मैं आबादी से कंपैरिजन कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि परसेंटेज से करनी है। पाकिस्तान में टोटल स्टॉक मार्केट की जो रीच है दैट इज लेस देन 1%। इंडिया में 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, और
इंडिया के अंदर एक ब्रोकेज हाउस है जिसका नाम है जीरोदा। जीरोदा एक ब्रोकेज हाउस है, मैं एक ब्रोकेज हाउस की भी बात करता हूं। भाई हाली उसी ब्रोकेज हाउस के अंदर 10 मिलियन अकाउंट है। कितने? एक ब्रोकेज हाउस में 10 मिलियन, और पाकिस्तान की पूरी मार्केट में 5 लाख अकाउंट है। और वो एक ब्रोकेज हाउस का 10 मिलियन अकाउंट है, मोर देन 10 मिलियन। और इंडिया की ऑलमोस्ट कोई 16 करोड़ इंडिया के डीमैट अकाउंट है। पाकिस्तान में ये सीडीसी अकाउंट होते हैं और इंडिया में इट्स डीमैट अकाउंट। ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो देखना होता है हमने कि इंडिया की मार्केट को कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं हम विद पाकिस्तानी मार्केट। ठीक है। अब कैसे करेंगे आप मुझे बताएं। अब इंडिया की 15% प्लस पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है, और पाकिस्तान की कितनी इन्वेस्टेड है सर? पाकिस्तान की लेस देन 1%। और दूसरी साइड पे आप अमेरिका में चले जाएं। अमेरिका की इट इज 59%। जो आपकी वो है ना पॉपुलेशन है, वो आपकी स्टॉक मार्केट के अंदर है, 59 या अबव आपकी स्टॉक मार्केट में। अब दोबारा मैं बताता हूँ, 1% से लेस पाकिस्तान में, 15% इंडिया में, और अबव देन 59% अमेरिका में। अब इमेजिन करें कि आप अभी 1% से लेस हैं और आप इंडिया तक भी पहुंच जाए ना, तो इमेजिन करें कितनी दुनिया भी स्टॉक मार्केट में आएगी। और स्टॉक मार्केट से इंडेक्स कहां से कहां जाएगा। दिस इज समथिंग, मतलब टू थिंक अबाउट कि यार ये कैसे, ये क्यों इतना कम। ठीक है। और हम एज अ ब्रोकरेज, हमारा ब्रोकरेज भी स्टार्ट हो रहा है, एंड आई होप कि आपको हम पिच करेंगे अपना ब्रोकरेज जब लॉन्च होगा। और वी विल लव टू बी पार्ट के, अगर आप लोग पढ़ें मार्केटिंग, जवान साहब छोटी छोटी मार्केटिंग भी करने दीजिएगा, इसमें परेशान ना होइएगा। ठीक, मजाक कर रहा हूँ। ठीक। तो ओके सर। अ, जी जी। बिल्कुल सर, हम आपको सपोर्ट करेंगे। वी आर विद यू। हम आईसीएम वालों से तो रिक्वेस्ट करके लेंगे आपको अकाउंट्स। अच्छा, तो वजह उसकी क्या है? कस्टमर सर्विस बेस नहीं है मार्केट, ये वो। अब इसके इमेजिन करें, आई टॉक विद माय टीचर, ही इज आल्सो अ स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, और वो स्टॉक मार्केट के चेयरमैन भी रहे हैं, उनसे मैंने बड़ा जिंदगी में सीखा है। वो इंडिया गए थे इन इन 90s या 2000 में। और वो कह रहे थे कि इंडिया के अंदर स्टॉक मार्केट जो उनकी है ना, दलाल स्ट्रीट नाम है, उधर स्टॉक मार्केट है, और स्टॉक मार्केट के बाहर वहां लोग बैठे होते हैं जो सुबह जब स्टॉक मार्केट खुलती है वहां बैठ जाते हैं, सफेद टोपियां पहन के, और उनके सामने फार्म पड़े होते हैं, और वो फार्म बेच के अपना रोजगार कमाते हैं। वो फार्म पता है किस चीज के होते हैं? वो फार्म होते हैं आईपीओस के। यानी इंडिया में हर महीने इतने आईपीओ आते हैं कि उनके फार्म बिक के उनका रोजगार चल रहा है। जबकि पाकिस्तान में आईपीओ मतलब नई कंपनी जो स्टॉक मार्केट में है। पाकिस्तान के अंदर पिछले 7 साल के अंदर कोई 10-15 कंपनीज नहीं आई आपकी स्टॉक मार्केट में। तो ये तो आपका माइंड का परसेप्शन मतलब चेंज करने का। ठीक है सर, एक सेकंड बस, ये मुझे एक बायो, एक सेकंड बस। ठीक है जी। ओके। तो ये एक सेकंड चीज है। तो फर्स्ट थिंग इज लिक्विडिटी, सेकंड थिंग इज रीच। अभी आपकी रीच बड़ी बननी है, तो दिस इज आल्सो अ पॉजिटिव थिंग कि अभी जब आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, मुझसे अक्सर लोग मिलते हैं आगे, डॉक्टर साहब अब स्टॉक मार्केट की समझ आई है 1.5-2 साल में, काश मैं आज से 20 साल पहले स्टॉक मार्केट देखता। भाई कोई काश नहीं होता, अगर मगर काश ये शैतान के वसवसे होते हैं। बेस्ट टाइम ये था, ये अगर आप लेक्चर सुन रहे हैं, इधर से आप इंस्पायर होते हैं और आके जाके बड़े बड़े गुरुज को सुनते हैं, दैट इज अ गुड थिंग। तो ये चीज है। अच्छा, उसके बाद अगर जाएं तो ये मैंने इक्विटीज, रियल एस्टेट, पाकिस्तान की ये चार हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, 1947 से ये स्टॉक मार्केट आ रही थी। इन 2016 फिर चाइनीज भी पाकिस्तान के अंदर आना शुरू हो गए, तो फिर किया कि हम मर्जर कर दें कराची, लाहौर और इस्लामाबाद का, और उसे एक ही स्टॉक मार्केट बना दें, दैट इज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। अभी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में करंटली 526 कंपनीज हैं। और इंडिया के अंदर मेरे ख्याल से कोई 7,000 के आसपास कंपनीज होंगी। तो ये भी डिफरेंस आप देख लें। ठीक है। तो आपने रीच भी देख ली, आपने लिक्विडिटी भी देख ली, ये सारा। अब चलते हैं वैल्यूएशन की बात। ओके, मुझे अब आप कहेंगे डॉक्टर साहब सारी बातें होगी, हिस्ट्री बता दिया आपने, आपने बता दिया कि पाकिस्तान में अभी इतना पोटेंशियल है। हमें बस ये बताएं कि स्टॉक मार्केट को लेके कैसे जाना है, कहाँ लेके जाना है, एंड दैट इज अनदर थिंग। उसको देखने का तरीका ये है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी हर 1 रुपए पे इन्वेस्टर कितने पैसे देने को तैयार है, पी रेशियो देखते हैं आप, कंपैरिजन करते हैं। सर इंडिया की पी रेशियो इस वक्त है 19 रुपीज, यानी 19 है। 19 पी इज 19। इसका मतलब ये है कि हर 1 रुपए पे
इंडियंस 19 रुपीज देने को तैयार है। ओके, दैट्स गुड। अमेरिका की पी रेशो इस वक्त 21 है, कि हर 1 रुपए की अर्निंग पे 21 रुपए, भाई बनता भी है, डेवलप कंट्री है। पाकिस्तान की पी रेशो है 8, और एवरेज हमारे इर्द गिर्द के जो रीजन है इसकी एवरेज पी रेशो है 13। तो अभी हम 8 पे हैं, 8 से अभी वैल्यूएशन 13 पे जानी है, इसे कहते हैं पीई री रेटिंग। और अगर 8 से 13 में जाती है ना, तो आपका स्टॉक मार्केट का इंडेक्स होना चाहिए 3,10,330 पे, सेम अर्निंग के साथ। अगर आप इमेजिन करें कि कंपनीज की अर्निंग अगले 1-2 साल में नहीं बढ़ती, सेम यही रहती है, ना कम होती है ना बढ़ती है, ऐसा हो नहीं सकता, बढ़नी भी है कम भी होनी है। तो ये आपका पी रेशियो जो होता है इस तरह मूव करता है। तो इट मींस कि इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन वी आर चीपेस्ट इन द रीजन। हम अपने रीजन में शंघाई के साथ कंपैरिजन कर लें, चाइना के साथ कंपैरिजन कर लें, इंडिया के साथ कंपैरिजन कर लें, अमेरिका के साथ कंपैरिजन कर लें, हम अपने अपनी तरह के कंट्रीज के साथ, श्रीलंका के साथ, कम्बोडिया के साथ, वियतनाम के साथ, इनके साथ भी कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वी आर वन ऑफ द चीपेस्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। ठीक है। तो हमें पता लग गया लिक्विडिटी में भी हमारे पास पोटेंशियल है, रीच में भी पोटेंशियल है हमारे पास, इसमें भी पोटेंशियल है। दिस इज समथिंग जो होगा। ये मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को इंस्टीट्यूशनल आर्मर देने के लिए नेशनल क्लीयरिंग और सीडीसी बनाई गई। एंड दिस इज अ थिंग, सीडीसी का मैंने आपको बता दिया कि ये आपको कस्टडी देती है। आप सोचेंगे कस्टडी का क्या मतलब है? देखें, देयर इज अ ट्रेडिंग साइकिल जिसे कहते हैं T+2, जो कल पीर वाले दिन T+1 हो गई। इसका क्या मतलब होता है कि फर्ज किया आज आपने कोई शेयर ट्रेड किया ना, नेक्स्ट डे आपकी सीडीसी में चला जाएगा, सीडीसी के वॉलेट में, सीडीसी के अकाउंट में। इसका मतलब है आपका ब्रोकर चला भी जाए, आपका शेयर इज सिक्योर। तो आपके स्टॉक मार्केट में पैसे इतने ही सिक्योर है जितने आपके बैंक में है। बल्कि बैंक के अंदर आज बैंक डिफॉल्ट हो दे, अकॉर्डिंग टू एसआरओ ऑफ बैंकिंग भी पड़ा है, आज आपका बैंक डिफॉल्ट हो जाए तो 5 लाख रुपए आपको मिलेगा डायरेक्टली, और बाकी वो एसिड्स की डिल्यूशन के बाद, और वो अलग चीज है। तो 5 लाख रुपए आपको जमानत देती है। स्टॉक मार्केट में अगर आज आपका ब्रोकर डिफॉल्ट हो जाए तो आपके वो जो शेयर्स हैं वो आपके पड़े। दोस्तों को कहता हूँ कि यार आओ मिजान बैंक की तरह का एक बैंक बनाए, आओ एफएफसी की तरह। वो कहते हैं यार हम कैसे बना सकते हैं, इतना पैसा इतना। मैं कहता हूँ यार 400 रुपया लाओ, 4,000 तुम 10 शेयर लेके रख के हिस्सेदार बन जाओ, डिविडेंड भी आएगा, एंजॉय। हमने स्टॉक मार्केट को समझ लिया है, इट्स लाइक ट्रेडिंग, कि सुबह लिया शाम को बेच दिया, शाम को लिया सुबह बेच दिया, दोपहर को लिया रात को बेच दिया। आज मार्केट नीचे है तो मैं अपने बच्चों से भी नहीं बात करूंगा, मैं अपने दोस्तों से बात नहीं करूंगा, मैं बेगम माँ बाप से बात नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी मार्केट नीचे है। भाई ऐसे नहीं है, आज मार्केट नीचे है। मैं अभी दोपहर को मिजान बैंक और अलाइड बैंक मुझे काम था, मैं गया हूँ, सारे ऐसे बेहतरीन तरीके से बैठे थे, चाय भी उन्होंने पिलाई कोई। मैंने पूछा आज मार्केट नीचे है, आपका शेयर नीचे है, मुझे तो लॉस हो रहा है, आपको कोई परेशानी नहीं? उन्होंने कहा जी आज तो बल्कि हमारा कैश ज्यादा आया भाई। पीएसओ का जंग लगी हुई थी, पीएसओ वाले पीएसओ बेच रहे थे, नेशनल फूड वाले नेशनल फूड के डब्बे बेच रहे थे, हम बिरयानियां खा रहे थे, कोई मसला नहीं। भाई ये कंपनीज तो पीछे चल रही है ना, ये कंपनीज तो चल रही है, ये तो नहीं रुकी। तो रुका क्या है? रुका ये है कि आपका जो एक्सपेक्टेशन थी कि आज मैंने ये शेयर लिया तो रात को ऊपर चला जाना चाहिए। बड़ी हम एग्जांपल देते हैं, वैरन बफे, वैरन बफे, वैरन बफे। भाई वैरन बफे जो बिलियनियर बना या लेजेंडरी इन्वेस्टर बना, उसका दोस्त चार्ली मंगर, दोनों एजीएम कर रहे थे, तो उसने कहा चार्ली, अब वो उस चार्ली ने उसे कहा कि तुम जो कहते हो एक अच्छी कंपनी पकड़ के रख लो और उसे ग्रो करने दो और वो ग्रो करेगी, तुम्हारा पैसा ग्रो। अगर ये इतना ही आसान है तो हर बंदा दुनिया का अमीर ना होता? तो उसने कहा बिल्कुल ये इतना ही आसान है, लेकिन मसला यहाँ ये है, हर कोई अमीर होना चाहता है लेकिन सब एक रात में अमीर होना चाहते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। अब थोड़ा प्रॉब्लम्स की तरफ भी आए ना, खाली तारीफें तो नहीं ना, फजाइल तो नहीं ना सर बयान करने, कुछ हकीकतें भी तो बयान करनी। ये एनसीसीपीएल का भी मैंने आपको बता दिया। स्टॉक मार्केट की मैं डीप में नहीं जाऊंगा कि बैंकिंग टैक्स, सीमर, टेक्सटाइल, इसको कैसे करना है क्या करना है। अब मैं आपको लेके जाऊंगा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी की तरफ स्टॉक मार्केट से। मैं फोकस इसलिए स्टॉक मार्केट कर रहा हूं कि अगर मैं गोल्ड पे भी फोकस करूंगा दैट इज मोर जियो पोलिटिकल डिस्कशन, वो एक लंबा टॉपिक हो जाएगा। अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूंगा, हाँ, ये गवर्नमेंट की रजीम भी यही कहती है कि प्रॉपर्टी को वो इस टाइम मना कर रहे हैं कि यार प्रॉपर्टीज में एक प्लाट आप ले लेते हैं 2 करोड़ रुपए का, अगले 10 साल पड़ा है, 10 साल बाद वो 5 करोड़ रुपए का हो जाएगा, 7 करोड़ का हो जाएगा, 20 करोड़ का हो जाएगा, जितने का भी हो जाएगा। तो वो प्रॉपर्टी के वो 2 करोड़ का तो कुछ ना ना बना। स्टॉक मार्केट में ये होता है कि आपने पैसे डाले, आपने रिवॉल्व किया, 15% सीजीटी गवर्नमेंट ने उसी टाइम विड्रॉ कर लिया।
दैट इज द गुड। तो गवर्नमेंट की भी अब कोशिश है कि इक्विटी मार्केट में चला जाए। इन 1998 अमेरिकन 50% से ज्यादा अमेरिकन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इक्विटी मार्केट से एसोसिएटेड हो गए थे। जो कोई भी कंट्री जब 50% से ज्यादा स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर हो जाए ना, तो उस कंट्री को कहते हैं द कंट्री ऑफ इन्वेस्टर्स। और फिर अगर उससे कम हो तो वो कंट्री ऑफ सेवर्स होते हैं। आप अगर इमेजिन करें कि पाकिस्तान का मतलब, बहरहाल वो एक लंबी डिस्कशन हो जाएगी, लेकिन अगर आपने दुनिया में सबसे बड़े जिस कंट्री ऑफ सेवर्स देखना है तो वो जापानीज है। जापानीज ऐसे लोग हैं जो बड़ा सेव करते हैं और उन्होंने बैंकों में रखा है, क्योंकि उनकी लाइफ लॉन्ग होता है, मटेरियलिस्टिक लोग नहीं होते। उनके घर गाड़ियां वो एक डिफ्लेशन और स्टैगफ्लेशन और माइनस इंटरेस्ट रेट, वो सारी चीजें उधर चले जाती हैं। तो स्टॉक मार्केट इज समथिंग कि मैं प्रॉपर्टी में इसलिए प्रॉपर्टी के थोड़ा सा खिलाफ हूं। मैंने जिंदगी में कोई बड़ी ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं ली और शौक भी नहीं, क्योंकि बात पता क्या है यार, मैं आज प्रॉपर्टी लूंगा ना, बेशक वो जो आते हैं ना, मतलब पार्डन माई लैंग्वेज, लेकिन अगर आप में से कोई भी प्रॉपर्टी का काम करता है वो अच्छा काम कर रहा होगा। लेकिन हमारे इलाकों में क्या होता है कि अगर कोई मैट्रिक के बाद कोई काम नहीं करता तो उसको घर वाले मोहल्ले में एक दुकान बना देते हैं और ऊपर वो लिख लेता है प्रॉपर्टी डीलर। वो प्रॉपर्टी डीलर भी है, वो रेंटे कार भी चलाता है, वो पता नहीं क्या क्या करता है। वो आपके कोर्ट कचहरियों के मसले भी हल करा देगा। वो आपको एक जगह लेके जाता है और जाके कहता है जनाब डॉक्टर साहब, इस तो अच्छा सौदा नहीं मिलना, ਇਹਦੇ सामने बुर्ज खलीफा बनना है, तो आज जा माल लेने का मिले ले लो। हम ले लेते हैं, ठीक है। वजह क्या है? क्योंकि हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता। स्टॉक में दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा पढ़ना पड़ता है, ये देखना पड़ता है जिस कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो कंपनी करती क्या है। मैं आपको कह दूं कि भाई परवेज अहमद सिक्योरिटीज एक कंपनी है, 2 रुपए का शेयर है, ले लें 200 पे चला जाएगा। आपको पूछना चाहिए क्या है। मैं आपको कहूँ नेशनल फूड एक कंपनी है, वो बड़ी अच्छी कंपनी है, आप कहेंगे हाँ जी घर में मसाले हैं। मैं कहूंगा पीएसओ एक कंपनी है, आप कहेंगे बिल्कुल है। मैं आपको कहूंगा पीएसओ के सेक्टर की एक कंपनी है ओ बॉय, ऑयल बॉय, ओ बॉय के नाम से। तो आप कहेंगे हैं ये कौन सी कंपनी है, और मैं भी आपसे पूछूंगा वाकई ये कौन सी कंपनी है। तो दीज आर द थिंग्स। तो प्रॉपर्टी आप ले तो लेते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन सर आप बेच नहीं सकते। अब मैं आप 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ले लूं या घर ले लूं, कल मुझे 25 लाख की जरूरत पड़े, क्या मेरे पास है मुझे बताएं। मैं क्या वो दीवार बेचूंगा या मैं उसका छत बेचूंगा, सिर्फ मुझे 25 लाख रुपया चाहिए उस 2 करोड़ में से? नहीं। स्टॉक मार्केट में आपका पैसा इज ऑन सिंगल क्लिक। तो ये कुछ एडवांटेज है स्टॉक मार्केट। प्लस प्रॉपर्टी के लिए आपके पास, आप लाहौर में मैं बैठा हूँ, आप लोग इस्लामाबाद में भी हैं, कराची से भी सुनोगे सर, मैं बताएं 3 लाख रुपए में आप कौन सा शहर के अंदर प्लाट लेंगे? नहीं ले सकते। लेकिन 3 लाख रुपए में आप डोलमैन माल का शेयर होल्डर बन सकते हैं, पीएसओ के बन सकते हैं, आप जेवीडीसी के बन सकते हैं, नॉर्थ नाजमाबाद के, आप किसी के भी बन सकते हैं और जितना मर्जी। और आपने काम भी नहीं करना। इससे मैं आपको एक शॉकिंग एग्जांपल दूं, आपको बड़ी हैरानी होगी। वैरन बफे के पास दुनिया में एक बंदे के पास, जिसके पास कोक के सबसे ज्यादा शेयर है ना, वो वैरन बफे के पास शेयर है। कितने शेयर है? दैट इज 10% ऑफ टोटल फ्री फ्लोट। ओके, 10% ऑफ टोटल फ्री फ्लोट कोक के उनके पास है। अब कोक इज अ डिविडेंड मशीन, वो हर साल अपना डिविडेंड 1 1 सेंट बढ़ाता है। अब मजे की बात सुने, पूरी दुनिया में कोका कोला चल रही है, कोका कोला के केसेस भी चल रहे हैं, कोका कोला को मार्केटिंग भी करनी पड़ती है, कोका कोला को लॉसेस भी होते हैं, प्रॉफिट्स भी होती है, हर चीज। पूरी कंपनी साल के अंदर 2023 के अंदर पूरी कंपनी के सारी दुनिया से ऑपरेशन मिला के जो अमेरिकन कोक है ना, उसने $800 मिलियन का प्रॉफिट कमाया। कितना? 800 मिलियन। लीगल केसेस भी हुए होंगे, 800 नहीं सॉरी, $723 मिलियन लीगल केसेस भी हुए होंगे, ये भी हुआ होगा, वो भी ऐसे ही है। वैरन बफे के पास 10% कोक के शेयर है, ठीक है। वो 10% शेयर के अगेंस्ट उसको जो डिविडेंड आया ना, दैट इज 52 सेंट्स पर क्वार्टर। तो 4 क्वार्टर का डिविडेंड हो गया 2 रुपए, कोई $8। जो उसके 10% का डिविडेंड आया ना, दैट इज $980 मिलियन। पूरी कोक ने कितना कमाया? अब आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है भाई, उसने रिजर्व में से दिया। क्योंकि कोक ने अपनी एक डिविडेंड पॉलिसी बनाई हुई है। इज द सेम वे जैसे डीसीआर ने, डोलमेंट सिटी रीट ने अपनी एक पॉलिसी बनाई है। एंग्रो फर्टिलाइजर ने कहा कि मैं जितने पैसे कमाऊंगा मैं आपको बांटूंगी, ये पॉलिसी है। तो ये इस तरह देखें, वो बैठे बैठे इतना कमा गया, जबकि कोक वालों ने कितनी सर खपाई की होगी और वो इतना नहीं कमा सकता। तो ये होती है पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके। और पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है ये टाइम से आती है। इट डज नॉट मीन कि आज आप मुझसे कोई ऐसा शेयर पूछ लें, अगर मुझे पता हो तो यार मैं क्यों किसी को बताऊं, मैं घर में बैठ के। वैरन बफे ने 11 साल की उम्र में किया और 98 साल या 96 साल पे पहुंच गया। उसके पूरी जिंदगी में 13 शेयर उसको मल्टी बैगर मिले।
पूरी जिंदगी में। और हम यहाँ कहते हैं कोई ऐसा शेयर बताएं यार जो 3 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए। ठीक है। तो ये एक चीज है। तो यहां आप स्टॉक मार्केट करके आगे थोड़ा सा बात करें। अब क्वेश्चन ये है कि ठीक है जी, सारी बातें सही है, मैं कन्विंस हो गया कि मुझे स्टॉक मार्केट में करना चाहिए, पोटेंशियल है ये वो। ठीक है। लेकिन मेरे पास इतना बचता ही नहीं आजकल, जो महंगाई है ये है सारा कुछ। तो आई विल गिव यू अ रूल। इसको कहते हैं 50-30-20 रूल। आप जॉब्स भी करते होंगे, आप लोग सेविंग्स भी करते होंगे, आप लोग वैसे भी देखते होंगे, मतलब और भी। अब आप कहते होंगे यार मेरी तो इतनी सैलरी नहीं, मैं कैसे सेव करूं भाई। 50-30-20, जितनी भी आपकी सैलरी है, 10,000, 10 लाख, 1 लाख, आपने 50% डेडिकेट कर देना है अपनी नीड्स के लिए, मस्ट हैव। बच्चों की फीस, बच्चे नहीं तो बेगम की, बेगम नहीं तो दूसरे लवाजमात, आपको खुद ही पता है, ये वाली फी। उसके बाद आप आ जाए नीचे, गाड़ी का वो पेट्रोल, घर का रेंट, ये जिसके ऊपर कंप्रोमाइज ही नहीं कर सकते। तो 50% आपका उधर चल गया। सपोज मेरी लाख रुपए सैलरी, तो मैंने लाख रुपए की सैलरी को क्या किया जी, मैंने इन्वेस्ट किया जी लाख रुपए की सैलरी को। 50% मैंने, 30%, 50-30-20, 30% आपने वांट्स। ओके, मैं मोबाइल अपग्रेड करना चाहता हूँ, मैं नई ग्लासेस लेना चाहता हूँ, मैं नई शर्ट लेना चाहता हूँ, दिस इज योर वांट्स। इनके बगैर, लेकिन यू शुड अपग्रेड योर लाइफ। ठीक है, अगर अल्लाह ने आपको नेमते दी है, यू शुड यूटिलाइज दैट नेमते। एक्सक्यूज मी। तो आपने 30% अपनी वांट्स में या मे हैव में लगाना है कि चलो यार दोस्तों के साथ बात। एक्सक्यूज मी जी, एक मिनट। अच्छा जी। अ, तो 30% आपका उधर चला गया, अब बाकी बचता है सर 20%। 20% शुड बी इन्वेस्टेड। जितनी भी आपकी है ना, अपनी नीड्स को, वांट्स को उस 80% में ले जाएं, और 20% आपकी हो, जितनी भी सैलरी है। और रूल ये होना चाहिए कि जो ही सैलरी क्रेडिट हो, सबसे पहले वो 20% आपके किसी शेयर में जाए, जिसे कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के। थोड़े थोड़े पैसों को जोड़ के आप रखें। लेट मी गिव यू अ रियल टाइम एग्जांपल। सपोज हमने, आपकी, मैं इमेजिन कर रहा हूं, फायर नंबर अपना निकाल लीजिएगा। फायर नंबर होता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली। आपको मुख्तलिफ गूगल पे कैलकुलेटर मिल जाएंगे, उस पे आप जाके ये निकाल सकते हैं। सपोज मैं इमेजिन कर रहा हूं कि आप जो मेरी बात सुन रहे हैं, कोई 40 साल का होगा, कोई 25 साल का होगा, कोई 60 साल का होगा, कोई 35 साल का होगा, जो भी होगा, आपके बच्चे होंगे, आपके भाई बहन होंगे, उनको ये बात समझा दीजिए। लोग ना पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट नौकरी क्यों जी। एक तो जी चार महीने गवर्नमेंट नौकरी पक्की नौकरी है जी। दूसरी यार पेंशन बड़ी अच्छी मिलती है। तीसरी जी ग्रेजुटी बड़ी अच्छी मिलती है, 1.5-2 करोड़ रुपया मिल जाता है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। सपोज करें आपकी एवरेज एज इज 40 ईयर्स। ठीक है। 60 साल में रिटायर होते हैं, योर एज इज 40 ईयर। मैं आपको कहता हूं कि आपकी सैलरी लाख रुपया है, और 40 ईयर्स के आप हो गए हैं, और 20 साल रह गए हैं, और आप वो रूल अप्लाई करना शुरू करें 50-30-20, और सिर्फ 20,000 रुपया स्टॉक मार्केट में डाल दें। चले, एक कैलकुलेटर है, देयर इज अ कैलकुलेटर, जिसे आप कंपाउंडिंग कैलकुलेटर कहते हैं। अब ये डॉलर है, इसको आप, क्योंकि पाकिस्तानी रुपीज नहीं है ये, मैं कहता हूं जी मेरे पास 20,000 रुपया है। ठीक है। और मैं मारी एनर्जी में डालता हूँ, कितने, किसमें, एक कंपनी है मारी एनर्जी, आप किसी की एग्जांपल देख सकते हैं, मेजान बैंक की ले लेते, चले लेट्स मेक क्लियर, मेजान बैंक की ले लेते। पिछले 20 साल के अंदर मेजान बैंक किसी साल 40% ग्रो किया है डिविडेंड के साथ, किसी साल उसने 10% किया है, लेकिन एवरेज उसका 69, मेजान बैंक का। माड़ी का 39 आया है, मेजान का 29 आया है, ऐसे और भी बड़ी कंपनीज हैं। टॉप 15 की मैं बात कर रहा हूं। कहते हैं जी आपने मेजान बैंक ले लिया, और साल आप हर महीने वो जी, डॉक्टर साहब ने एक दफा रूल बताया था, और मैं हर महीने डिपॉजिट करा रहा हूँ 20,000 रुपया अपनी सैलरी में से। हो सकता है ना सैलरी बढ़ गई, मैं नहीं कहता आप बढ़ाएं। ठीक है। अब अगर आपकी लाख रुपया सैलरी है, आप 40 साल उम्र है, और गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं, तो भाई 20 साल बाद जब आप रिटायर होंगे ना, तो आपकी पेंशन हो सकता है 1.5 लाख, 2 लाख रुपया हो, और आपको ग्रेजुटी में 3-4 करोड़ रुपया मिल जाए। जबकि आप 20,000 रुपया मेजान बैंक को दे जा रहे थे, मेजान बैंक का डिविडेंड भी आ रहा था, और वो डिविडेंड को भी आप री इन्वेस्ट कर रहे थे। ठीक है। तो अगर मैं वही 20,000 रुपया, ये 20 ही है, ये 20 हुआ है,
ये 20,000 रुपये शुरू में इन्वेस्ट किया और हर महीने 20 कर रहा हूँ और मिजान में कर रहा हूँ, और मिजान को मैंने पिछले 20 साल में 29% मिजान ने ग्रो किया है। और पिछले 20 साल के मुल्की हालात भी देख लीजिएगा, उसमें कोई ऐसी, मैं पूरी कहानी सुनाई है, और पिछले 20 साल में आपको पता है टेररिज्म अटैक्स, आपकी धरने, आपकी एजिटेशन, फिर आपकी वो तहरीकें कि मुझे क्यों निकाला, इस तरह की चीजें, ये सारा कुछ चलता रहा। उसके बाद पीडीएम आई और कोरोना आया और क्या नहीं हुआ, उसके बावजूद मिजान बैंक का 29% है। तो अगर आप कैलकुलेट करें 20 साल, ये 20 साल में सिर्फ 20,000 रुपया, तो ये लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तो आपका 26 करोड़ रुपया बन जाता है। कितना जी? 26 करोड़ रुपया। अब मुझे ये बता दें, आप में से किसको ग्रेजुटी पे 26 करोड़ रुपया मिलना है? किसी को भी नहीं मिलना भाई, किसी को नहीं मिला। आपने किसी को 48 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया है, और वो थोड़ा थोड़ा, ये था वैरेन बफे का तरीका कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग आइंस्टाइन कहता है इट्स द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। क्या आप कैसे? और कंपाउंडिंग मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे में नहीं होती, कंपाउंडिंग हेल्थ में भी होती है। ये मैं बड़ी अक्सर एग्जांपल देता हूँ। अगर आप वाईसी कम्युनिटी का पार्ट है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आप हमारी सोशल मीडिया पे अपीयरेंस देख सकते हैं, वहाँ डेली मॉर्निंग मैसेज भी आता है। तो उधर मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि चंगा भला सी बैठे बैठे अचानक हार्ट अटैक, अचानक नहीं भाई, पिछले 3 4 5 सालों से वो कंपाउंडिंग कर रहा था, फास्ट फूड खा, ये खा, सिगरेट पी, साथ स्ट्रिंग पी, और कोई एक्सरसाइज नहीं, कुछ नहीं। तो एक दिन वो प्लाट छोटा सा जो रोज ही चल रहा था, वो दिल में अड़ा और बस अल्लाह को प्यारा हो गया, चंगा भला सी अचानक। वो अचानक कुछ नहीं होता, ये अचानक पैसे नहीं बनते। ये आहिस्ता आहिस्ता आपके डिसिप्लिन, आपकी हैबिट्स, कंपाउंडिंग आपके रिलेशनशिप्स में भी होती है, कंपाउंडिंग आपकी पढ़ाई में भी होती है, कंपाउंडिंग आपके नॉलेज में भी होता है। तो ये सारा कुछ कंबाइन करना होता है। तो मुझे बताएं, 20,000 से 26 करोड़ रुपया कौन बनाए? छोड़ दें, आप इसको इस तरह देख लें। ठीक है, आप कह रहे हैं ये डॉक्टर साहब 60 साल की उम्र में 26 करोड़ भी मिल गया तो हमने क्या करना है? भाई, छोटा बच्चा है, बेटी है, उसके नाम पे एक अकाउंट खुलवा लें, या अपने अकाउंट में 20,000 रुपया उसके लिए, कि जिसका, जिसके अल्लाह आप लोगों को साबे औलाद करे, जिसके बच्चे भी छोटे हैं, 2 3 4 5 6 साल, 10 साल, भाई उनके नाम पे एक अकाउंट खुला के 20,000 डालना चाहिए। जब वो 20 साल की उम्र में होंगे, वो एटलीस्ट ये नहीं कहेंगे कि ये सामने वाली जमीन मेरे अब्बू की थी, उन्हें पैसों की जरूरत पड़ी तो उन्होंने बेच दिया और इन्वेस्ट किया, वहां से कुछ नहीं। वो ये कहेंगे मेरे वालिद साहब ने मिजान के शेयर लिए हुए थे, तो वो अभी मुझे 20 साल की उम्र में, अब मैं बाहर पढ़ने जा रहा हूँ क्योंकि उन शेयर की प्राइस ये हो गई है। मेरे वालिद साहब ने पीएसओ के शेयर लिए थे, मैं बाहर पढ़ने जा रहा हूँ, ये हो गई है। ठीक है, तो दिस इज समथिंग जो स्टॉक मार्केट की परसेप्शन आपकी चेंज होनी चाहिए। इससे अगर अभी अभी भी नहीं होती सर, तो फिर आई डोंट नो कब होगी। अच्छा, और कोई इसमें रह गई चीज? ओके, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मैं आपको वैसे बता दूं, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट हर साल ऑन एवरेज 18, 18.5, 19% ग्रो की है पिछले 20 साल का, अगर मैं कैगर निकालूं। ठीक है, तो ये की है। बाकी मुझे मतलब लगता है कि स्टॉक मार्केट अभी भी बुलिश ट्रेंड में है, और ये बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू होगा फॉर नेक्स्ट एटलीस्ट 1.5 साल। अभी की क्या कोई जियो पॉलिटिकल अगर कंफ्लिक्ट स्टार्ट होता भी है हमारे नेबर्स में या कहीं भी, या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती भी है, तो अगर हम उस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को लिंगर ऑन ना करें, या जियो पॉलिटिकल सिचुएशन लिंगर ऑन ना हो, तो सेंटिमेंटल इफेक्ट आ सकता है। लेकिन अल्टीमेटली ये बुलिश मोमेंटम में है, अनटिल अनलेस ये कि इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, क्रूड ऑयल बड़े ऊपर ना चले जाए, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ना बढ़ जाए, हमारे रेमिटेंस आना कम ना हो जाए, हमारे फॉरेन रिजर्व्स कम ना हो जाए, और उसके अलावा आईएमएफ के रिव्यूज ना हो। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे लिए बेरिश जोन होगी। अगर बेरिश होंगी भी, तो हम लोग डिविडेंड वाले स्टॉक्स में बैठ जाएंगे, हम नेशनल फूड ले लेंगे, हम हेलोइन की कंपनी ले लेंगे, हम पीएसओ ले लेंगे, हम ओजीडीसी ले लेंगे, हम मिजान बैंक ले लेंगे, हम यूबीएल, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट इट इज। मुझे लगता है कि रिजवान भाई, मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड उम्मीद है कि कुछ चीजें कवर कर दी हैं। अब लेट्स गो टू दी आंसर क्वेश्चन। क्या कहते हैं सर आप इसके बारे में? सर माशाल्लाह काफ़ी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपने दे दी है और लोगों को मज़ा भी आया होगा सुन के। क्वेश्चन आंसर हम रख लेते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि स्टॉक रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना करें कि स्टॉक ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। जनरल क्वेश्चन करें, अकाउंट्स के बारे में पूछ लें, स्टॉक एक्सचेंज का पूछ लें। स्पेसिफिक कंपनी के बारे में ना पूछें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि स्टॉक की भी डिस्कशन नहीं है हमारी। हमारी सिर्फ ये है कि नए लोगों को यहाँ पे लाना, और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोग अगर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जी जी, इस टोटल आप अटेंडेंस में से 10% भी इन्वेस्टमेंट पे चले जाएंगे तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। ठीक है, आप तो सर बिल्कुल ठीक क्वेश्चन कह रहे आंसर हैं। सेशन स्टार्ट कर लेते हैं।
सर क्वेश्चन आंसर कैसे करना है, मैंने पढ़ने हैं या आपने पढ़ के बताना है और मैंने बताना है? सर आप सबसे पहले तो बताएं। हमारे ब्रांच के मेंबर हैं मोहम्मद इमरान साहब, हम उनको वेलकम करते हैं। और वेलकम जी। आईबीसी के वाइस चेयरमैन मियां रमजान साहब हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, हम उनको भी वेलकम करते हैं। वेलकम जी, वेलकम। अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन पे जाते हैं। क्वेश्चंस हमें रेगुलरली आ रहे हैं, हम उसको रीड करते जाते हैं और आप अकॉर्डिंगली हमसे क्वेश्चन आंसर कर लें और हम डॉक्टर साहब से इसका जवाब लेते जाएंगे। स्टार्ट करते हैं, रिजवान साहब प्लीज अस्सलाम स्टार्ट करें। वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, वालेकुम अस्सलाम मेरी सर। आपने बहुत अच्छी ब्रीफिंग दी है जी, माशाल्लाह। और थैंक यू सो मच कि नो आप ऑनर सर, काफी थैंक यू सो नॉलेज मच फॉर योर नॉलेजेबल एप्रिसिएशन, आई और एम सो बड़ा ऑनर्ड। आपने एडमिन एलियोरमेंट भी दी है लोगों को। और इसमें बेसिकली ये है कि पहले भी एक दिन हमारे एक साहब आए हुए थे, वो कह रहे थे कि ये जो नॉन वो है रेगुलेटेड मार्केट, उसके इन्वेस्टर देखें और रेगुलेटेड जो मार्केट है इसके इन्वेस्टर देखें। उसमें हर अनपढ़ बंदा भी वो फॉरेक्स ट्रेडिंग और उसमें लगा हुआ है और क्रिप्टो करेंसी में लगा हुआ है, जो कि फॉर्मल रेगुलेटेड चीज है। इसमें लोगों को पता नहीं क्यों इल्म और नॉलेज नहीं है। तो इसकी अवेयरनेस और नॉलेज देना जो है ये बहुत जरूरी है बेसिकली। बिल्कुल सर, आप मैं एग्री करता हूँ। असल में इसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान के अंदर रेगुलेटेड मार्केट में इतने लोग इसलिए भी एंटर नहीं होते कि रेगुलेटरी बैरियर्स बढ़े हैं सर। जबकि मुझे आज फॉरेक्स में क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करनी हो तो मैं 10,000 पकड़ूंगा, 10 मिनट में मेरा अकाउंट बनेगा और मैं चला जाऊंगा। इधर मैं जाऊंगा, वो कहेंगे सैलरी स्लिप लेके आओ। ये गवर्नमेंट लेवल पे हम लोगों ने बड़ी दफा वाइट पेपर दिया है। अभी रिसेंटली भी हम्म। हमारी मीटिंग हुई है कुछ रेगुलेटर से कि इसको जितना इजी कर सकते हैं आप इसको इजी करें, इतना इजी करें जैसे सिम लेना है, जैसे बैंक अकाउंट खोलना है, ताकि हर कोई एंटर हो, आज नहीं तो कल। वैसे अगर रिसर्च ये कहती है कि जो पीएमएक्स और फॉरेक्स के ट्रेडिंग लाइफ लाइफ है वो 7 मंथ्स है, कि एक फॉरेक्स का या पीएमएक्स में जो इन्वेस्ट करता है वो 7 मंथ करता है, जबकि एवरेज लाइफ ऑफ अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर इज 2 साल 9 माह। ठीक है कि वो इतना टिक जाता है। तो अब मसला ये है कि स्टॉक मार्केट पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा समझना पड़ता है, और कॉमन सेंस सबसे बड़ी बात यह है कि स्टॉक मार्केट में कॉमन सेंस होनी चाहिए। ठीक है, बस वो मुझ में और हमारे भाइयों में कमी है, तो हम थोड़ा सा इससे रिलेक्टेंट। कोई नहीं, रीजन। लेकिन वो जो अनरेगुलेटेड है उसकी मार्केटिंग भी होती है बकायदा। यानी आपको मेरा ख्याल है कि जितने यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, दे वुड एग्री कि उनको हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद किसी न किसी एक ट्रेडर की कॉल आती है ट्रेडिंग हाउस की, कि जी हम फॉरेक्स में इन्वेस्ट करवाते हैं, आपको इतना प्रॉफिट मिलता है। हमें भी आ जाती हैं। तो इसकी या तो मार्केटिंग वीक है इसकी भी मार्केटिंग तो होनी चाहिए वैसे। सर मैं ना, हमें एससी सीपी ये बात पता क्या है, मैं आपको कहूंगा ना कि सर इन्वेस्ट करें पीएसओ के अंदर तो आपको 20% एनुअल मिल जाएगा, तो आप कहेंगे अच्छा ओके बड़ी अच्छी बात। कोई आपको आके कहेगा ना सर फॉरेक्स में दिन का 2% भी निकलेगा, आप कहेंगे ये सच्चा है, क्योंकि आप सुनना वो चाहते हैं ना। निकलता नहीं है हालांकि, अक्सर वो नहीं लोगों के निकलता पैसे डूबते सर, ही पैसे अक्सर निकल जाते हैं, वो नहीं निकलता। वो नहीं निकलता। और ठीक है पता नहीं कितने, कोई 2 करोड़ यूजर हैं एक एक अंदाजे के मुताबिक उसके सर बिल्कुल इन्वेस्टर्स। ऐसा है। अब इसलिए तो गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है, बट दिस इज अ, अब मैं हमेशा कहता हूं कि 5% पोर्टफोलियो अपना क्रिप्टो में जरूर रखें। अगर ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम हुआ तो आपको रिग्रेट नहीं होगा, और अगर ये दुनिया की सबसे बड़ी फ्यूचर टेक्नोलॉजी हुई तो आप भी अमीर हो जाएंगे। सिंपल रूल सर। ठीक है। चलें, गुड, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सर। जी सर, थैंक क्वेश्चन यू शुरू। मियां साहब। सर मैं क्वेश्चंस की तरफ चलता हूँ, जो क्वेश्चंस हमारे पास आए हुए हैं मैसेजेस के थ्रू, वो मैं पढ़ लेता हूँ एक दफ़ा। अच्छा, इकराम साहब का क्वेश्चन है क्रिप्टो के ऊपर, तो हम कोई क्रिप्टो को यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। एक साहब का क्वेश्चन गैल के ऊपर है, हम वो भी डिस्कस नहीं कर रहे, तो अब हम सिर्फ जो जनरल क्वेश्चंस हैं हम वो लेंगे। जर्नल वाले मिलेंगे नहीं मैं वही ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। सर, किसी का कोई जर्नल क्वेश्चन होगा मिलेगा नहीं, मुझे लगता है दुआ खैर ही करनी पड़ेगी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इमरान साहब सर। इमरान साहब ये आपका कोई कैसे क्वेश्चन हैं? है तो प्लीज़।
नहीं रिजवान, मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि आप टॉप से बॉटम तक क्वेश्चन पढ़ते जाएं, और जो रेलेवेंट होगा वो ट्रेनर खुद ही अकॉर्डिंगली उसको चूज करते जाएंगे, ताकि एक जी जी। सीक्वेंस बनता है। और जो क्वेश्चन हो जाए उसको आंसर लाइव कर दें, आंसर लाइव करके उसको क्लोज कर दें, तो वो फिर आपको स्क्रॉल डाउन करके वो नहीं करना पड़ेगा। जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो टॉप के ऊपर ही आता रहेगा। जी ठीक है तो सर। आप आंसर लाइव का ऑप्शन यूज करें, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर लाइव करें, और उसको फिर बाद में डिसमिस करते जाएं जैसे आंसर होता जाए। तो थैंक यू। सर एक अब्दुल रहमान साहब का क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड के बारे में, तो थोड़ा सा म्यूचुअल फंड के बारे में एक्सप्लेन ओके, कर दैट्स लीजिए। ग्रेट सर। आप में से बड़े ज्यादा रिलेक्टेंट होंगे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कि यार स्टॉक मार्केट में तो हमें पता नहीं चलेगा, कंपनी पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, ये होगा वो होगा। तो देर आर सर्टन अदर टूल्स, वो भी अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट में या कैश फंड्स में या गोल्ड में या किसी जगह इन्वेस्ट करते हैं, एंड दैट इज म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड इज अ वेरी वेल नोन टर्म। इसमें क्या होता है, सी एफ ए सी एस जो होते हैं वो फंड मैनेजर्स रखते हैं, कंपनी एक बनती है रेगुलेटेड जो पूरी लाइसेंस्ड होती है। तो आप अपने पैसे, वो पूल आपको सिलेक्ट करता है, अब आपके पैसे लेता है, और पैसे लेके उन्होंने उनके जो सी एफ एज होते हैं वो कंपनीज को सिलेक्ट करते हैं कि हमने सीमेंट में लकी सीमेंट रखना है, हमने पेट्रोलियम के अंदर शेल को रखना है या अटक को रखना है, हमने रिफाइनरी के अंदर नेशनल रिफाइनरी रखनी है। तो वो एक पूरा पूल बना के करते हैं, और वो यूनिट्स आपको कहते हैं कि जी आपके 3 यूनिट हो गए, 5 यूनिट हो गए। तो जब वो ग्रो करते हैं तो आपका पैसा भी ग्रो करता है। अब म्यूचुअल फंड में कौन इन्वेस्ट, किसको इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल एक्टिव नहीं है तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि यू नीड समवन एक्सपर्ट तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। इसके नेगेटिव पॉइंट क्या है? इसके नेगेटिव पॉइंट ये है कि म्यूचुअल फंड्स, आपकी पहली कोशिश होती है कि वो अपने आप को स्टेबल रखे, कि प्रॉफिट नहीं दे सकता तो लॉस भी ना दे, दैट इज अ गुड अप्रोच। सेकंड उसका ये है कि उसकी स्पेसिफिक फी होती है। आपको 10 लाख रुपया उधर डाला तो 2% या 1% वो अपफ्रंट फी आपसे डिडक्ट कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका इसका क्या जुगाड़ है पाकिस्तानी? हर म्यूचुअल फंड एसोसिएशन के मुताबिक हर म्यूचुअल फंड ने अपनी टॉप 10 होल्डिंग्स को पब्लिक करना होता है एंड पे, जिसे कहते हैं फंड मैनेजर रिपोर्ट। तो उस रिपोर्ट में आपको पता लग जाता है कि जी मैंने अल मिजान के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, यूबीएल के, एबीएल के, या किसी के भी, तो उनके पास लकी सीमेंट पड़ा है, मिजान बैंक पड़ा है, मारिको एनर्जीज पड़ा है, सिस्टम्स लिमिटेड पड़ा है, तो आप वही शेयर खुद लेके रख लें। अच्छा, ये है म्यूचुअल फंड्स। सेकंड चीज है ईटीएफ सिक्स, 1-2 साल से स्टार्ट किए हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसी तरह म्यूचुअल फंड की तरह मुख्तलिफ बैंक्स ने ईटीएफ्स बनाए हैं। ईटीएफ इज लाइक अ बास्केट, कि भाई हम स्टॉक मार्केट की 100 टॉप कंपनीज के अंदर से 10 चुन के ये एक बास्केट बना रहे हैं, और ये हमारा फंड है, आप डायरेक्टली उसमें इन्वेस्ट करें। तो आई विल रिकमेंड के इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड इज सम हाउ गुड, लेकिन उसके अंदर आपको लोडिंग, वो मतलब फ्रंट लोड देना पड़ता है, फी देनी पड़ती है। उसकी जगह आप ईटीएफ ले सकते हैं। और अगर आप थोड़े से और वाइजली खेलें तो जो ईटीएफ के अंदर शेयर लिए हैं उसकी डिटेल भी मिल जाती है, और जो म्यूचुअल फंड के अंदर शेयर्स हैं उसकी भी। आप वही शेयर्स खुद लेना शुरू करते हैं, किसी एक म्यूचुअल फंड को फॉलो करें और खुद ले। अगर नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं, तो म्यूचुअल फंड इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। तो ये होता है सर म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। राइट सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, हैदर शाह साहब का क्वेश्चन है कि इज देयर एनी ऑप्शन टू री इन्वेस्ट डिविडेंड डायरेक्टली वाया ऐप रादर देन रिसीविंग इट इन बैंक अकाउंट? यानी वो कह रहे सर हैं दिस इज हम वेरी हमें गुड क्वेश्चन। डिविडेंड जो है वो डायरेक्टली हमारे जी स्टॉक जी। एक्सचेंज के उसमें चला जाए। हाजी साहब, पाकिस्तान में टिल डेट ये ऑप्शन नहीं है। इन नेक्स्ट 6 to 8 मंथ जो हमारी नई ऐप आएगी, वी आर मेकिंग दिस थिंग इन दैट ऐप के रिकरेंस, क्योंकि अभी अलाउ नहीं करते कि आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्ट ट्रांजैक्शन हो आपकी अप्रूवल के बगैर। ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली अभी ये पाकिस्तान में फैसिलिटी नहीं है, रेगुलेटर्स की तरफ से ये फ्लोट नहीं हुई। शाहिद साहब का क्वेश्चन है व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर न्यू इन्वेस्टर हु इज 52 ईयर ओल्ड स्पेशली इन द करंट मार्केट सिनेरियो द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव इज मीडियम टर्म 6 मंथ और 3 ईयर? देखिए, मीडियम टर्म और 6 मंथ के लिए तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि आप स्टॉक मार्केट की कंपनीज निकालें और टॉप 30 कंपनीज को डिवर्सिफाई कर लें। अब व्हाट इज डिवर्सिफिकेशन? दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए, डिवर्सिफिकेशन मीन ये कि आप एक साइड पे आज के हालात में पेट्रोल का, या एक साइड पे आप ले रहे हैं गाड़ियों का शेयर, साजगार ले लें या कोई भी शेयर, दूसरी साइड पे आप ले रहे हैं एक्सप्लोरेशन का शेयर। अगर आज इकोनॉमी यहां से खराब होती है तो गाड़ियों का शेयर नीचे आ जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, लोग गाड़ी
क्योंकि सिक्लिकल या साइक्लिकल स्टॉक है। दूसरी साइड पे इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रही है। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जंग की वजह से ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई है। अगर ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई है, इसका मतलब है कि जो एक्सप्लोरेशन कंपनीज है उनके लिए पॉजिटिव चीज है ये। ठीक है, तो आप ऐसे डिवर्सिफाई कर लेते हैं। इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि जब भी आपने डिवर्सिफाई करना है तो कुछ कंपनीज को जरूर अपने पास रखें। बैंकिंग सेक्टर एक डिविडेंड मशीन होती है आपकी स्टॉक मार्केट की। सब 29% फ्री फ्लोट बैंकिंग सेक्टर के पास है। आप बैंकिंग सेक्टर रखें। सेकंड थिंग इज एफ, रीपरचेज फैक्टर। ऐसी कंपनीज जिसके अंदर प्रोडक्ट्स बड़ी स्पीड से बिकती हैं, लाइक शायद नेशनल फूड देख लें आप, कोलगेट देख लें आप, एप्पल देख लें, बल्कि उसे रहने दें, ऊपर वाली टॉप कंपनीज में जाए। आप हेलोइन देख लें जो पैनाडोल बनाती है, आप ग्लेक्सो देख लें जो ऑगमेंटन बनाती है। अब हर 1 मिनट में एक डब्बी पाकिस्तान में ऑगमेंटन की बिकती है। अब इमेजिन करें कि आप ऐसी कंपनी का पार्ट बने जिसका रीपरचेज फैक्टर बड़ा ज्यादा है। तो ऐसी कंपनीज, तो आप क्या करते हैं, आप कुछ हैवी वेट्स ले लेते हैं, बैंक्स, उसके बाद मैं ले रहा हूँ एक्सप्लोरेशन, पेट्रोलियम, ये तीन होगी। दूसरी साइड पे मैं फूड सेक्टर को ले रहा हूँ क्योंकि इसे इन्फ्लेशन हो या जो मर्जी हो फूड सेक्टर ने करना है। फूड सेक्टर के साथ मैं ऐड कर रहा हूँ वो जो आईटी सेक्टर को, और साथ फार्मा सेक्टर को। ये 6 का मैं एक बुके बना के जा रहा हूँ। हाँ, अगर इंटरेस्ट रेट आपका कम हो रहा है, इकोनॉमी बड़ी बूम कर रही है, तो आई विल प्रेफर कि इनमें से कोई 4 रख लें और 2-3 ग्रोइंग कंपनीज 6 माह साल के लिए रख लें। लाइक सीमेंट सेक्टर में ग्रोथ की पोटेंशियल है, लाइक गाड़ियां जितनी आ रही हैं उनमें ग्रोथ का पोटेंशियल है, लाइक टेक्सटाइल की जो खबरें आ रही हैं टैरिफ के बाद और उसके बाद ये जो आपका इंटरलूप में चेंजेस आ रही हैं, तो ऐसी कंपनीज, निषाद में चेंजेस आ रही है, निषाद गाड़ियों के बिजनेस में भी जा रहा है, तो ऐसी कंपनीज को भी आप पार्ट बना सकते हैं। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि डिवर्सिफाई करें अगर आप 6 महीने साल के लिए रखना चाहते हैं। कुछ ऐसी होती है जिसे आप स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड कहते हैं, कि अच्छे रेट पे अगर कोई कंपनी मिलती है और आपको लगता है अगले 2-3 माह में, 4 माह, 6 माह में अच्छा है, जैसे इन 2026 निषाद के बड़े अच्छे पोटेंशियल हैं कि इनकी जो कामयाब हुई है, प्लस इरफान मेस के ये 75% एक्वायर कर रहे हैं, प्लस देयर आर अदर थिंग्स। लकी के बड़े अच्छे पोटेंशियल हैं, प्लस एफएफसी बड़ी अच्छे पोटेंशियल रखता है। एक तो एफएफसी का अपना कोर बिजनेस इज, प्लस कोर वर्सेस अदर का अगर कंपैरिजन करें तो अदर की साइड पे भी जितनी उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी गेटिंग गुड। तो ये एक तरीका होता है चीजों को देखने का। थैंक यू। जी सर, रिजवान साहब। मेरा माइक बंद था। अच्छा, मिस आयशा का क्वेश्चन आपके कोर्स से रिलेटेड है कि कमांडो कोर्स का क्या बेनिफिट होगा बिगनर्स के लिए। के यंग्स कैपिटल स्कूल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग, यंग्स कैपिटल का एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। उधर हम लोग मुख्तलिफ कोर्सेज कराते हैं। एक मास्टरी कोर्स है, एक ये, दिस कोर्स आजकल एनरोलमेंट इसकी जारी है। दिस इज अ कोर्स जो रमज़ान में मैं हर साल करवाता हूँ, और इसका यही है कि बेसिक्स इकोनॉमी के, बेसिक स्टॉक मार्केट के रेशोज और बेसिक्स टेक्निकल्स एटलीस्ट इतना अंडरस्टैंड हो जाए कॉन्शियस। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, जब मैं हाउस जॉब कर रहा था ना इन कार्डियोलॉजी, तो मुझे कार्डियोलॉजी में आगे स्पेशलाइजेशन नहीं करनी थी, तो मेरा दिल नहीं लगता था। तो एक दिन प्रोफेसर साहब ने बुलाया, उसने कहा डॉक्टर साहब बस इतनी ईसीजी सीख लें कि कोई मरीज अचानक आए, आप अकेले हैं, ईसीजी देखें और ये कह दें कि जनाब इन्हू लाहौर ले जाओ या बड़े हॉस्पिटल ले जाओ। ठीक है, कि इसे बड़े हॉस्पिटल ले जाए कि इसे कोई दिल का मसला चल रहा है, तो आपने उस पे एहसान कर दिया और आपने सदका जारिया कर लिया। तो मुझे ये बात बड़ी अच्छी है। तो कमांडो कोर्स में एटलीस्ट आप इतने ट्रेन हो जाएंगे कि आपको ये पता होगा ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ठीक है, दिस इज थिंग। बाकी एनरोलमेंट के लिए YCSIT या यंग्स कैपिटल पे आप देख सकते हैं जाके। तो जिशान साहब का क्वेश्चन है कि क्या ईटीएफ डिविडेंड भी देते हैं या सिर्फ कैपिटल गेन ही मिलता ईटीएफ, है। कुछ ईटीएफ डिविडेंड भी देते हैं। जैसे जेएस मोमेंटम का ईटीएफ है, उसने भी डिविडेंड दिया है, अमेजॉन ने भी अक्सर डिविडेंड दिया हुआ। तो ईटीएफ डिविडेंड भी देते हैं अगर उनको डिविडेंड आए उनकी बास्केट वाली कंपनीज में। उमर जावेद साहब का क्वेश्चन तो आंसर हो गया क्योंकि वो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो पे है, वो आपने हम्म। ऑलरेडी बता दिया। साकिब साहब का क्वेश्चन है, व्हाट बेटर शुड आई जॉइन वॉलंटियर पेंशन स्कीम दैट डज इक्विटी ट्रेडेड इटसेल्फ और सिप इन पीएसएक्स कंसिडर सीजीटी एंड प्रेफर अदर रेवेन्यू। 6 साल के बाद आपका सिर्फ टैक्स फ्री हो जाएगा। ऑब्वियसली वीपीएस में भी है, लेकिन वीपीएस में फिर वो चीजें आ जाती हैं, ग्रेस पीरियड, मेच्योरिटी टाइम, ये वो। तो अल्लाह ना करे दरमियान में पैसों की जरूरत भी पड़ सकती है, तो आई विल प्रेफर कि आप प्लंटीज और वो वाली सारी चीजों की 6 साल के बाद तो स्टॉक मार्केट के अंदर जो आपका शेयर है वो टैक्स फ्री हो जाएगा।
तो अगर आपने लॉन्ग टर्म चलना है तो आई विल ऑलवेज प्रेफर कि आप एसआईपी करें। आपके पास हमेशा राइट रहता है और आपके पास ग्रोथ को पूरी तरह एंजॉय करने का पोटेंशियल भी रहता है सर। आमिर साहब का क्वेश्चन है, कैन अ माइनर मेक इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक एक्सचेंज, हाउ? रिसेंटली 1 से गवर्नमेंट डिसाइडेड कि माइनर्स के भी अकाउंट खोलेंगे। जैसे आपका अगर बेटा या बेटी है तो आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और उसके नाम पे अकाउंट खुल जाएगा। और जब वो 18 ईयर का हो जाएगा तो वो टोटल उसे ट्रांसफर हो जाएगा। उससे पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आप भी ट्रेड कर रहे होंगे और उसके अकाउंट में पैसे डलवा रहे होंगे। ये अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। बाय द वे यहाँ मैं ये बता दूं कि वी आर लॉन्चिंग और ब्रोकरेज हाउस वेरी सोन। एग्जैक्ट डेट कुछ दिन तक मैं बता दूंगा। तो वी हैव माइनर्स, हमारे पास इस्लामिक है अल हदाया जहाँ 100% इस्लामिक है। वी हैव सेपरेट अकाउंट फॉर वुमेन, वी हैव अ सेपरेट अकाउंट फॉर प्रोफेशनल्स, वी हैव अ सेपरेट अकाउंट फॉर नॉर्मल अकाउंट। तो ये सारी फैसिलिटीज अब स्टॉक मार्केट देता है। यूसुफ साहब का क्वेश्चन है, हाउ रिस्पॉन्सिव इज द इकोनॉमी टू द वर्ल्ड एंड स्पेसिफिक अफेयर्स? देखें, इकोनॉमी ऑलवेज लव द स्टेबिलिटी। अगर कहीं भी डिस्टेबलाइजेशन की बातें होंगी तो सबसे पहले इकोनॉमी। देखें, पाकिस्तान की अगर आप स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान अपनी ग्रोथ को जानबूझ के रोकता है। उसकी रीजन ये है कि आज पाकिस्तान को अगर आप ग्रो कराएंगे 8% की स्पीड पे तो आपकी आपकी हर चीज तेज हो जाएगी। आपको पेट्रोल ज्यादा चाहिए, आपको रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए, आपको डॉलर ज्यादा चाहिए। वो आपके पास है नहीं, डॉलर देंगे आपका फॉरेन रिजर्व डिप्लीट कर जाएगा। तो पाकिस्तान इज अ इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी। तो ये और इसी तरह इंटरनेशनली जब क्रूड ऑयल के पैसे अगर कोई डिस्टेबलाइजेशन होती है तो क्रूड ऑयल ऊपर चला जाता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल क्रूड ऑयल का है, जिसकी वजह से क्या होता है, वही सारा काम खराब कि हमारा फॉरेन रिजर्व उधर ज्यादा जाना शुरू हो गया। और ये तो इकोनॉमी बड़ी ज्यादा रिस्पॉन्सिव होती है टूवर्ड्स इंस्टेबिलिटी। स्टॉक मार्केट इकोनॉमी लव स्टेबिलिटी बस। अच्छा, बीच में एप्रिसिएशंस के भी पॉइंट्स हैं, लेकिन वो सारी इकट्ठे करके एंड पे आपको दे देंगे। अच्छा अच्छा, चलें जी, शहजाद कुछ तो अच्छा शहजाद हो। साहब का क्वेश्चन है कि कैन यू ब्रीफली डिस्कस प्रोपेशनलिटी बिटवीन कमोडिटी एंड इक्विटी मार्केट? देखिए, कमोडिटी जो है ना, देखिए अब गोल्ड है ना, गोल्ड गोल्ड जितना ऑनलाइन, लेट्स कंसीडर गोल्ड एज अ कमोडिटी। गोल्ड जितना ऑनलाइन ट्रेड होता है ना, इतना दुनिया में फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब 32 टाइम्स ज्यादा गोल्ड ऑनलाइन ट्रेड होता है देन इट्स फिजिकल एग्जिस्टेंस इन द वर्ल्ड। अब मुझे ये बताएं कि आज इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड कोलैप्स कर जाए और आप अपने पैसे लेके जाएं कि मुझे गोल्ड दे, मैंने मैंने मेरे पास ये देखे कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ गोल्ड नहीं मिलेगा। इसलिए आई ऑलवेज रिकमेंड आपको कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्ट करना है ना, तो भाई आप कमोडिटी मार्केट में फिजिकली इन्वेस्ट कर लें गोल्ड सिल्वर में। बाकी जो चीजें हैं, इट्स लाइक पाकिस्तान में कोई बहुत ट्रस्टेड, आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट समथिंग, लेकिन पाकिस्तान में कोई बड़ा ट्रस्टेड बंदा कमोडिटी में काम ही नहीं सही कर रहा। ठीक है, काम से मतलब कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, आल्दो पाकिस्तान मर्चेंटाइल एक्सचेंज इज डूइंग ग्रेट वर्क, लेकिन ब्रोकरेज साइड पे और ये साइड पे तो आई ऑलवेज प्रेफर कि यहाँ तो अगर आपने गोल्ड सिल्वर में रहना है तो फिर तो फिजिकल जाके ले ले यार, भाई का मिल्लत का जैसी कभी। ठीक है, अदरवाइज इक्विटी मार्केट में ये थोड़ी सी सेफ्टी मिलती है कि पीछे कंपनी तो खड़ी है ना यार। हाँ, किसी दिन मैदान बैंक के आप बोर्ड उतरते देख लें फिर और मसला है, या पीएसओ के पेट्रोल पंप बंद है तो वो और मसला है। बड़े कम ऐसे इंसिडेंट मिलते हैं। तो दोनों चीजें इज गुड, लेकिन कमोडिटी मार्केट में अगर फिजिकली आप चीजें लेंगे तो दैट इज मच मोर बेटर देन ऑनलाइन। ताहिर सईद साहब का क्वेश्चन है, हाउ टू ओपन एन अकाउंट विद व्हाट इज मिनिमम बैलेंस टू बी इन्वेस्टेड, कैन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आर पॉसिबल? देखें, अकाउंट ओपन करने के लिए यू जस्ट नीड अ आईडी कार्ड, यू जस्ट नीड अ सोर्स ऑफ इनकम। अगर आप सोर्स ऑफ इनकम नहीं लेते तो आईडी कार्ड से भी खुल जाता है, लेकिन उसकी लिमिट इज 1 मिलियन। आप कितने रुपए से खोल सकते हैं? 500 रुपए से, लाइक लिटरली 500 रुपीज से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करनी है। ऐप में आपके पैसे आ जाएंगे, वो ऐप पीछे सीडीसी के साथ अटैच होगी, कोई आपसे फ्रॉड नहीं कर सकता। आपके पैसे आपके हाथ में, बस सिंपल। और ये आपके नाम पे सिम होनी चाहिए और एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, दैट्स इट। बिलाल अवान साहब का क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसीजर टू ट्रांसफर शेयर टू स्पाउस और किड्स, एंड व्हाट इज बेटर, इन्वेस्टर अकाउंट और ब्रोकरेज अकाउंट? देखें, ब्रोकेज अकाउंट तो आपको अल्टीमेटली चाहिए ही चाहिए टू बाय और सेल द शेयर्स। इन्वेस्टर अकाउंट सीडीसी में ओपन होता है, तो आप वो शेयर्स को, अगर आपको लगता है कि ब्रोकेज ऐप में मैंने रोज नहीं देखना और इसका मुझे ट्रस्ट इशू है, हालांकि होता नहीं, तो आप उसे अपने इन्वेस्टर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। सीडीसी चार्ज लाइक 2300 पर ईयर फी ऑफ दैट थिंग।
और दूसरी आप अपने स्पाउस को या ब्लड रिलेशन को गिफ्ट भी कर सकते हैं शेयर्स, आप उन्हें वैसे भी भेज सकते हैं और कुछ भी दे सकते हैं, आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं ब्लड रिलेशंस को। तो उनका अकाउंट बनवाएं, अपने अकाउंट से उनको ट्रांसफर करें, दैट्स इट। और आप अपने अकाउंट में भी रख सकते हैं या डायरेक्टली कुछ भी आप कर सकते हैं। इट्स एज सिंपल एज ट्रांसफरिंग मनी, बस इट विल टेक अ डे। अहमद फराज साहब का क्वेश्चन, हाउ कैन एन इन्वेस्टर गेन कॉन्फिडेंस व्हेन द मार्केट इज मोस्टली डोमिनेटेड बाय इमोशंस, सेंटिमेंट्स, रूमर्स एंड पॉलिटिकल सिचुएशन? एवरीथिंग इज डोमिनेटेड बाय इमोशन सेंटिमेंट्स। ठीक है। हर चीज दुनिया की इमोशन और से रिलेटेड है। आप अपना टाइम निकाल के ये चीज जो देख रहे हैं ये भी इमोशनल है ना, क्योंकि आपने बैक एंड पे इस चीज से कुछ सीख के उसे इम्प्लीमेंट करना है। मार्केट में 5 लाख अकाउंट नहीं है, 5 लाख इमोशंस बैठे हैं। हाँ, कंट्रोल योर इमोशंस। आपको पता है कि 5 लाख के 5 लाख आज के दिन मार्केट नहीं करती। इसके बारे में वैरन बफे कहता है, वैरन बफे नहीं शायद लॉरेंस कहता है कि बी ग्रीडी व्हेन अदर आर फेयरफुल एंड बी फेयरफुल व्हेन अदर आर ग्रीडी। जब पब्लिक ग्रीड में आपको नजर आए ना कि हर जगह हो जी ये, देयर इज अ थ्योरी, शू शाइनर थ्योरी, आई ऑलवेज यूज्ड टू से दिस थिंग। अमेरिका के अंदर जब 1929 का बूम चल रहा था तो देयर वाज अ इन्वेस्टर बैंकर बड़ा मशहूर, अब मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद, जॉन कुछ था, अब मुझे एग्जैक्ट चलें, कोई भी रशीद रख लेना नाम उसका। ठीक है। वो इन्वेस्टमेंट बैंकर था। वो अपने, वो आपको पता है अमेरिका में बड़ा कल्चर था, ऐसे न्यूज़पेपर पकड़ी और जा रहे हैं और वो शू शाइनर और नीचे वो वो बच्चा एक, उसने कहा जी आप इन्वेस्टर हैं? हाँ जी। उसने कहा ये कंपनी का शेयर खरीद लें। वो बच्चे ने कहा, उसने देखा अच्छा ओके। वो ऊपर गया, उसने जाकर कहा जी सारा कुछ बेचते। उसने कहा क्यों? उसने कहा अगर शू शाइनर मशवरे देने पे आ गया ना तो इट्स अ टाइम टू एंड दिस थिंग। तो वो उसने बंद किया और 10 दिन बाद आपका वो आ गया। 2017 में लोअर स्टॉक एक्सचेंज में लोग बताते हैं जो लिफ्ट ऑपरेटर था ना, वो जब ऊपर नीचे जा रहे होते तो वो कह रहा था पीआई चोक लो बड़ा अच्छा है, आला शेयर चोक लो बड़ा अच्छा है। ठीक है। और देख ले क्या हुआ। तो यूफोरिया जब आता है ना, देर इज अ, अगर आप कहेंगे किसी दिन वी विल डू अ डीप थिंग ऑन के माइंड साइकोलॉजी क्या है, बट देर इज अ मार्केट साइकिल जो 14 इमोशन से करता है और द लास्ट इमोशन इज यूफोरिया। जब हर कोई कह रहा हो ना स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट, इट्स टाइम टू सिट रिलैक्स एंड डीप ब्रीथ कि यार अब मुझे लगता है अपना, आपके पास ना एज अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर ये काफी क्वेश्चंस का आंसर देने लगा। दो आपके पास हथियार होते हैं, वन इज वेपन, वन इज कैश एंड अदर इज इक्विटी। दुनिया में इस टाइम डिस्टेबलाइजेशन चल रही है तो आपने अपनी इक्विटी कम करनी है, कैश को बढ़ा दिया, इक्विटी बढ़ाना शुरू करते हैं, कैश को इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। जो ही चीजें स्टेबल हो जाए और मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाए तो अपनी इक्विटी को कम करना शुरू कर दें, कैश को बढ़ाना शुरू कर दें। आपने अल्टीमेटली इन दो वेपन्स को मैनेज करना है कि आज स्टॉक मार्केट, आजकल दुनिया में हालात खराब है, रोज मार्केट नीचे आती है, मैं पर्सनली रोज बाइंग करता हूं, मेरी कंपनी पर्सनली रोज बाइंग कर रही है। पिछले दिनों मार्केट 180 से 181 से 190 पे गई, हमने एक दिन भी बाइंग नहीं की, हमने सिर्फ सेलिंग की। ठीक है। रीजन, हमें लगता था कि यार दिस इज अ टेम्परेरी यूफोरिया। तो आप इस तरह करना शुरू करें। और गलतियां सब कोई करते हैं, मैं करता हूँ, बड़े बड़े सेठ करते हैं। आज 4000 मार्केट नीचे है, शायद ही किसी का स्क्रिप्ट ऊपर हो, तो जिसका भी स्क्रिप्ट ऊपर नहीं है तो जिन कंपनी के ओनर्स का भी तो नीचे है। तो दिस इज थिंग जिसे आपने लेना होता है, दोनों चीजों को मैनेज करना है। नईम साहब कह रहे हैं कि वो हर महीने 20,000 की कमेटी डालते हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी यूज करें? कोई नहीं सर, 20,000 की जो कमेटी डालते हैं, अगर ट्रस्टेड बंदे हैं ठीक है, वरना जिस दिन कमेटी निकलनी है उससे पहले बंदा ही निकल जाता है अमूमन। लेकिन आप वो 20,000 रुपया आज डाल रहे हैं, पाकिस्तान की इन्फ्लेशन इज 12%। इन्फ्लेशन से मुराद है कि आज आप लाख रुपए, मैं फर्ज किया है कमेटी डाल रहा हूँ कि साल के बाद मैंने ये वाला फोन लेना लाख रुपए का, ठीक है। और मैंने 20,000 रुपया देना शुरू किया और 10 महीने बाद मेरी कमेटी, आखिरी कमेटी मैंने ली क्योंकि उसके बाद मैंने देनी नहीं है और मेरा पीस ऑफ माइंड। जब 10 महीने बाद मैंने अपनी लाख की कमेटी ली इस फोन के लिए, मैं बाजार गया तो उसने कहा ये 1,15,000 का हो गया जी। असल में आपने 15,000 लूज कर लिया सर। तो वही 20,000 रुपया अगर डीसीआर में आप डाल देते तो वो 28 रुपये 10 महीने में 36 पे चला गया, चले नहीं गया, वो 28 का 28 रुपये पे ही रह गया। तो भाई उसने आपको 4 रुपए पर शेयर तो दे दिया, 4 रुपए पर शेयर दिया तो उसने कोई 10-12,000 साथ डिविडेंड फॉर्म में दे दिया। तो दिस इज थिंग कि आपने इस तरह चलना होता है। जी रिजवान भाई। जी सर, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। अच्छा, ये है कि जस्ट वांट टू आस्क, रफीक साहब हैं, जस्ट वांट टू आस्क इफ समवन जस्ट केप्ट अकाउंट इन ब्रोकरेज हाउस नॉट विल ओपन इन सीडीसी।
डज इट ऐसे हो सेफ? नहीं सकता। नहीं, ब्रोकेज हाउस का इट इज मैंडेटरी एंड कंपल्सरी कि आपके डॉक्यूमेंट सीडीसी से अकाउंट खुलता है। पहले आपको उसे कहते हैं सीडीसी सब अकाउंट। उसके बगैर ब्रोकेज हाउस में अकाउंट नहीं खुल सकता। इट इज इम्पॉसिबल। सीडीसी से अकाउंट खुलना है, उसकी मेल आनी है, फिर ब्रोकेज में जाना। और अगर आपको कोई ब्रोकर ऐसे कह रहा है जिसने सीडीसी में अकाउंट नहीं कराया, तो ही इज डूइंग फ्रॉड विद यू। बी अवेयर ऑफ दैट थिंग। सादुर रहमान साहब हैं, सर व्हाट आर की रेशियोज एंड पैरामीटर यू वॉच बिफोर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक? जहां आप सेटिस्फाई हो साथ भाई। लेकिन आई विल रिकमेंड कि कुछ बेसिक चीजें हैं। बेसिक चीजें हैं कि जिस कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले तो उसके मुझे रेवेन्यूज देखने पड़ेंगे कि क्या रेवेन्यूज ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे हैं या डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी पे हैं। मैं लीडरशिप को बड़ा प्रेफर करता हूँ कि एक अच्छी लीडरशिप के बुरे दिन आ सकते हैं, लेकिन एक बुरे लीडरशिप के अच्छे दिन भी आ जाएंगे तो वो अजीब ही खेलेंगे। ठीक है, मेरे लिए लीडरशिप या कंपनी मैनेजमेंट बड़ा मैटर करती है। नंबर 3, प्रोडक्ट, कि मैं किस कंपनी में प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ इन इन आप एग्जांपल ले लेते हैं, मैं नोकिया के छोटे मोबाइलों में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं क्यों करूंगा भाई, ये ऑब्सोलीट हो जाएंगे आज नहीं तो 6 माह बाद। तो ये पहले तो आपने चीजों की कॉमन सेंस देखनी है कि यार कॉमन सेंस मुझे ये कह रही है कि इसमें इन्वेस्ट करना है। अगर आप फाइनेंशियली रेशियोज के बारे में बात करते हैं तो पी रेशियो इज द इंपॉर्टेंट रेशियो। रिटर्न ऑन इक्विटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो। आरओसी वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल आरओआईसी इज वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो। फिर मुझे देखना है कि इस कंपनी पे बहुत ज्यादा डेट तो नहीं है, ये मैंने देखना है। फिर मैंने कंपैरिजन करना है कि इसकी कोर इनकम वर्सेस अदर। ये ना हो कोर इनकम इसकी कोई ना हो और सिर्फ अदर से ही कमा रहा है, कितनी देर कमा लेगा अदर से। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर मिलके जहां आप सेटिस्फाई हो और जहां आपका, और हर एक के ये थोड़े से चेंज ही होते हैं। देयर इज नो रूल ऑफ थंब कि मैं आपको बता सकूं कि ये 5 चीजें आपने देखनी। लेकिन जरूरी 5 चीजें। एक नया कारोबार खरीदना हो, आपने किसी दुकान को खरीदना हो चलती हुई या किसी कारोबार का, आप क्या देखेंगे? बस ये देखें और उसको कंपनी में देखना शुरू कर दें सर। सो मेयर साहब का क्वेश्चन है, आई फील समटाइम्स दैट सर्टन बिग ब्रोकर और इलीगल मैनिपुलेटिंग द स्टॉक प्राइस, although the stock is not fundamentally strong, but it does go up due to brokerage game. Don't you think that PSX or CDC should apply strict rules to avoid it? देखिए, बिल्कुल होता है, ये पूरी दुनिया में होता है। अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में ये है कि वो इतनी बड़ी हो गई है, ये कब खत्म होगा? ये जब पार्टिसिपेशन 5 लाख से 25 लाख पे चली जाएगी ना, और आम पब्लिक के हाथ में चीजें आ जाएंगी, फिर ये मैनिपुलेशन कम हो जाएगी। लेकिन अभी आप 100% सही कह रहे हैं कि ऐसी कंपनी जो बंद पड़ी होती है उसका शेयर, कोहेनूर स्पिनिंग मिल KOSM कंपनी का, किसी को पता नहीं बंद पड़ी है और शेयर ऊपर जा रहा है। पेस पेस में कोई इतनी हलचल नहीं हो रही और पेस का शेयर 5 रुपए से चला गया। DFML दीवान फारूकी मोटर्स की कंपनी के कोई मतलब लास्ट उसका रिजल्ट जो आया इन 2024 या 25 में, 90 लाख की सेल की है कंपनी ने, 90 लाख की। और जो एक्सपेंस किया है, और वो 23 करोड़ किया है उस 90 लाख को सेल करने के लिए। और कंपनी का शेयर 12 रुपए से 45 रुपए पे चला गया और कंपनी बंद पड़ी है। क्या जी, ब्रोकर ने कहा जी ये कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हैं जो पंजाब और सिंध में टैक्सी चलेगी, और ये आज, तो इस तरह की चीजें मैनिपुलेट होती हैं। तो इसमें दिस इज योर ड्यूटी कि आपको मैं ये भी कह दूं ना कि यंग्स कैपिटल का शेयर ले लें, कल अपर कैप पे जाएगा। भाई आपके पैसे की प्रोटेक्शन आपके अलावा कोई नहीं करेगा। फॉर मी इट्स जस्ट बिजनेस, और इट्स जस्ट एडवाइस। फॉर यू इट्स जस्ट इमोशंस कि यार इन पैसों से तो मैंने बच्चों का फ्यूचर देखा था, इन पैसों से तो अम्मी अब्बू का इलाज कराना था, इन पैसों से तो हज करना था। तो आपने अपने पैसों का खुद सेफ्टी रखनी है, किसी की नहीं माननी। लिटरली किसी की सुने सबकी, जिसकी लॉजिक समझ आती है उसके साथ चल पड़े। अरसलान अजीज साहब का क्वेश्चन तो एड्रेस हो गया, पोर्टफोलियो के बारे में था, वो हम पहले बता चुके हैं। वाई यू इन कादिर साहब का क्वेश्चन है, वाई यू इनकरेज इन्वेस्टमेंट व्हेन द मार्केट गोज अप और गोज डाउन बाय द ट्रेडर? गोज अप, देखिए वो मैं इसलिए करता हूं कि भाई एक दिन के अंदर देयर आर 50% चांस कि आप प्रॉफिट में जाएं और 50% चांस है कि आप लॉस में जाएं। इन 1 ईयर देयर इज 65% चांस आप प्रॉफिट में हो और 35% चांस है कि आप लॉस में हो। इन 5 ईयर देयर इज 85% चांस आप प्रॉफिट में हो और 15% चांस है आप लॉस में हो। इन 10 ईयर्स, ओवर द टाइम ऑफ 10 ईयर, देयर आर 100% चांस आप प्रॉफिट में हो, अनटिल अनलेस ये ना हो कि आपने जानबूझ के कोई ऐसी कंपनी ले रही है जिसके साथ आपका। कंपनी लेने के लिए आप देखें कि इस कंपनी को मैं रोज देखता हूँ,
इस कंपनी में मुझे ट्रस्ट है, क्या मैं इसका खुद यूजर हूँ, ठीक है, और फिर आप जाएं। तो मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि ट्रेडिंग में शायद आप कभी जीतें कभी नहीं। हालांकि मेरे लिए एज अ ब्रोकर आप लोग ट्रेडिंग करेंगे तो मुझे ज्यादा फायदा मिलता है, लेकिन असल में मुझे फायदा मिला है मिड टर्म इन्वेस्टमेंट से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से, एस आई पी से। और मैं इसलिए वो चीजें रिकमेंड करता हूँ, आल दो कि शायद टीम भी मेरे खिलाफ होती है इस बात में। ठीक है। इसरार साहब का क्वेश्चन है कि क्या रिकॉर्ड एक बैक ऑफ हो गया है? नहीं सर, रिकॉर्डिंग के ऐसा कोई बैकअप नहीं हुआ, बल्कि रिकॉर्डिंग की आपको बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मिलना शुरू हो जाएंगी। आल्दो बलोचिस्तान के अंदर आजकल टेररिज्म और इंस्टेबिलिटी की पूरी वेव क्रिएट है। अब गवर्नमेंट इज थिंकिंग अबाउट पुटिंग अ न्यू नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। तो अगले 10-15 दिन में बिफोर ईद आपको मिल जाएगी, और रिकॉर्डिंग पे हम समझौता नहीं करेंगे अभी, जितना हमारा स्ट्रिक्ट स्टांस है ऑन दिस थिंग। बाकी अगर हुआ तो आई विल लेट यू नो, और मैं भी इसके बारे में पढ़ूंगा सर। सारिम साहब का क्वेश्चन है, डज टेक्निकल एनालिसिस वर्क 100%? Why does it seems like technical analysis is not working in the current market condition? I think the market is more dependent on news. मार्केट के अंदर टेक्निकल एनालिस्ट जो होते हैं या फंडामेंटल एनालिस्ट, इनकी वार ही चलती रहती है। वो कहते हैं कि चार्ट ने हमें पहले बता दिया, मुझे सिर्फ ये बता देंगे परसों रात चार्ट क्या बताएगा तो मार्केट कैसे होगी। सर देखें, जिस दिन मार्केट नीचे आती है सारे इंडिकेटर्स का मुंह नीचे की तरफ हो जाता है। आज आप खोल लें RSI, आज आप खोल लें जो भी, सारा चीजें नीचे की तरफ। कल मार्केट ऊपर जाएगी, गोल्डन क्रॉस भी नजर आना शुरू हो जाएंगे। वो मार्केट जो मूव करती है वो नंबर्स पे, सेंटीमेंट्स पे, और वो नंबर्स और सेंटीमेंट मिलके ग्राफ्स बनाते हैं। ग्राफ इज जस्ट द डाटा रिप्रेजेंटेशन, कि पास्ट में ये हुआ था, फिर यहां आया, यहां से फिर ऊपर गया, तो हम उधर से एक एस्टिमेशन ले रहे थे। सर, आप 100% मार्केट में FFC के ओनर को भी नहीं पता कल उसका शेयर कितने पे जाएगा। तो एक चार्टिस्ट या टेक्निकल एनालिस्ट कैसे कह देता है, एक फंडामेंटलिस्ट कैसे कह देता है? नहीं, इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ सेंटिमेंट्स, इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल्स, इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ टेक्निकल्स। इन शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट्स मोमेंटस हो सकते हैं, आज आ सकते हैं, कल आ सकते हैं, परसों। अल्टीमेटली जो फंडामेंटल्स होते हैं वो जीत जाते हैं अल्टीमेटली। साजगार को एक चार्टिस्ट 49 से उठा के 80 पे बेच देता कि अब इसका RSI ऊपर हो गया है, लेकिन एक फंडामेंटलिस्ट ने उसे लेके रखा हुआ है आज तक, ये सोच के कि यार जब इसके नंबर्स खराब होंगे मैं तब बेचूंगा। साकिब साहब का क्वेश्चन है कि सजेस्ट टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट दैट इन्वेस्टर मस्ट नो एंड सजेस्ट सम रिसोर्सेज टू लर्न। सर, दिस इज नॉट अ मार्केटिंग पोस्ट बाय द वे। अगर यंग्स कैपिटल का आप कोई भी जाके सेशन पुराने देख लें, मैंने रेशोज पे भी किए हुए हैं, सिंपल रेशोज, हाउ टू रिसर्च अ कंपनी। आप उनके यूट्यूब चैनल पे जाएं, हाउ टू फाइंड अ मल्टी बैगर, छोटी छोटी वीडियोज, एंड दिस विल बी मोर देन इनफ टू गिव यू आइडिया कि इस तरह चीजों को लेना है और आगे हमें सीखना है। फिर आपको देयर आर सर्टन अदर पीपल्स लाइक सरमाया इज डूइंग गुड, ARN इज डूइंग गुड, इन्वेस्ट कार इज डूइंग गुड। जो भी कहीं नॉलेज लें जहां से भी मिलता है सर। राफिज साहब का क्वेश्चन है, माइनर अकाउंट ओपनिंग का बता दें, तो ये हम पहले बता चुके हैं इस पे। मैं जी बता चुका। HBL नहीं, हम स्टॉक के बारे में नहीं अभी बात कर रहे कोई भी। प्लीज़ हाउ टू पिक अ स्टॉक, ये भी हमने बता दिया कि कौन से आपने पोर्टफोलियो कैसे डिज़ाइन करना है। वसीम साहब, आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर आपका हैंड रेज यहाँ कर दें, मैं आपको अलाउ कर देता हूँ। एक मिनट। कुछ लोगों का हैंड रेज है, मैं इनको अलाउ कर रहा हूँ। नईम साहब को मैंने अलाउ किया। नईम साहब, आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। नईम मेरे साहब। ख्याल से नईम साहब का वो करना पड़ेगा आपको, माइक ऑन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम नईम साहब। जी सर, कैसे हैं? ठीक है सर। मैं अल्लाह का शुक्र। यंग कैपिटल के ग्रुप से माशाल्लाह आपकी डेली जो है ना काफ़ी सारी लर्निंग कर रहा हूँ। तो मेरा सर अच्छा, एक थैंक यू। थोड़ा सा क्वेश्चन था कि मैं एक सैलरी पर्सन हूँ, ठीक है। हम वैसे तो कमेटी वगैरह डालते हैं, तकरीबन 10 मंथ या साल बाद निकलती है। तो मैं वही चाह रहा हूँ कि वो अमाउंट मैं स्टॉक एक्सचेंज में लगा दूँ। तो उसके लिए को थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए थी आपकी, को किस तरह मैं शेयर को लूं या क्या उसका तरीकाकार लेकिन हो, सर, आप किन डेटों कमेटी में लिया डालते हैं जाए। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, कमेटी सर आप इसलिए डालते हैं कि यार इकट्ठी अमाउंट एक दफा मिल जाएगी, कोई चीज बन जाएगी। पर आपको ये तो पता जी होता जी। है ना कि कमेटी को जो आप पैसे दे रहे हैं एंड पे वही मिलना है, ऐसे ही है ना? जी जी।
जी जी। तो आप स्टॉक मार्केट में कोई दो तीन बहुत अच्छी कंपनीज जिनका पता है कि इन्होंने ऊपर जाना है या नहीं जाना, नीचे नहीं आएंगे। लाइक आजकल के टाइम में DCR, डॉलमेंट सिटी रीट, उसके पीछे प्रॉपर्टी है। जंग के दिनों में भी वो 1 रुपया नीचे आई थी, फिर ऊपर हो गई थी। ठीक है। उसके अलावा आप कोई अच्छी एक दो कंपनी जो स्ट्रांग हो, जो ज्यादा ऊपर नीचे भी ना होती हो। ठीक है। मैं तो आपको प्रेफर करूंगा, कमेटी डालनी है तो यूनिलीवर का शेयर लेके रखते जाए। ठीक है। ठीक और है। यूनिलीवर का शेयर आपको लॉस नहीं देगा। और अब आप सोचेंगे, वो मेरा एक दोस्त है सुहेल भाई, उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, मेरे कजन आया मेरे पास, वो बहरीन के रॉयल फैमिली के अकाउंट्स देखते हैं। तो उन्होंने कहते 2017 में मैंने पूछा कौन सा शेयर लूं, उन्होंने कहा यूनिलीवर। मैंने कहा 3500 का शेयर है। उन्होंने कहा वही लो। 2019-20 में आए, कौन सा शेयर लूं, यूनिलीवर। उन्होंने कहा पागल हो गए, वो तो 10,000 का शेयर है। कहते 2021 या 22 में आए, तो मैंने कहा कौन सा लोन का, यूनिलीवर। मैंने कहा 20,000 का शेयर है। कहते अभी आए, मैंने कहा कौन सा लोन का, यूनिलीवर। मैंने कहा 35,000 का शेयर। तो उन्होंने कहा यार तुमने ये नहीं देखा 2017 से अभी तक वो 35,000 का हो गया, 3500 वाला शेयर। ठीक है। सही तो है। बात कि सर कोई अच्छा शेयर ले लें, कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा। चलिए, जजाकल्ला सर, जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया सर। ख्याल रखिएगा। नसीब साहब का क्वेश्चन ETF से रिलेटेड है। वो ETF हम बता चुके हैं। ट्रेडिंग कैसे करनी है वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के बारे में हम बता चुके हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के सर बताया कुछ आपने? शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग तो आपने मतलब, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मोर, इसमें पूछना पड़ता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से मुराद है। मैं यही कहूंगा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से भी मुराद आपने वो पैसा डालना है जो एटलीस्ट 90 डेज आपको नहीं चाहिए। ठीक है। 90 डेज शॉर्ट टर्म ट्रेडर जी, बिल्कुल आप एक दो दिन की बात नहीं कर सकते, आप 90 दिन वाला खेलते हैं किसी चीज में। ठीक है। हाँ, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए देर आर डिफरेंट रूल्स, लाइक ग्राफ्स कुछ लोग देखते हैं। ग्राफ्स इज जस्ट द मैनिफेस्टेशन ऑफ डाटा इन ग्राफिकल फॉर्म। इस चीज को समझे कि पास्ट हिस्ट्री से आपको ये पता चलता है, ये ऐसे आता है, ऐसे जाता है, ऐसे आता है, तो अब यहाँ आया तो देर आर सर्टन चांसेस यहाँ से फिर ऊपर चला जाए। सिंपल। हमने वो एक सर एक इतना बड़ा ग्राफ, उसके अंदर 40-50 कलरफुल लाइनें, ऊपर क्लाउन, नीचे बादशाह, और ये कहते हैं कि दिस इज ग्राफ। मतलब दिस इज बुलशिट। माई रूल इज किस, कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड। जितना सिंपल ग्राफ है कि यार, मैं तो अक्सर लाइन भी ना लगाए, ऐसे देख लें कि ठीक है यार, इधर से चांसेस, देर आर चांसेस, ये नहीं 100% नहीं, प्रोबेबिलिटी, इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। दिस इज अ थिंग जैसे आप करते हैं। अच्छा, तमाम पार्टिसिपेंट्स को ये बता दूं कि यहाँ पे इससे ये कहीं भी आप स्टॉक की कॉल ना लीजिएगा कि डॉक्टर साहब के कहने पे आपने जाके स्टॉक खरीद लेना है। ये जस्ट एक इंफॉर्मेटिव किसी और ने नॉलेज कॉल नहीं शेयरिंग की, का मैंने सेशन है। आपको कभी कॉल नहीं दी। ठीक है। और जब देखे, बात सुने रिजवान भाई, पता क्या है, जब लोगों को फायदा होता है ना, तो लोग आके मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब, मेरी किस्मत का मेरे माथे पे लिखा हुआ था कि मैंने जब इस बिजनेस में आना है, फायदा हो गया। जिस दिन नुकसान होता है ना डॉक्टर साहब, आपने वो आज से 14,000 साल पहले वो एक दफा कहा था कि ये कंपनी अच्छी है और हम फंस गए। ठीक है। तो ये सर डिस्क्लेमर, भाई बड़ा अच्छा डिस्क्लेमर है कि मेरे कहने पे कभी नहीं खरीदना आपने, क्योंकि आपका पैसा है। आप ना मुझे अपना लॉस में पार्टनर बना रहे हैं, ना प्रॉफिट में। तो मैं वो कहूंगा जो मुझे लगता है। आप उससे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, और मैं इस चीज की रिस्पेक्ट करूँ। हमारे पास क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। मैं एक दो क्वेश्चन ऑडियंस से ले लेता हूँ। गुलाम दस्तगीर साहब हैं, ICMA मेंबर हैं, तो मैं इनको अलाउ कर रहा हूँ कि जी सर श्योर दस्तगीर सर। साहब क्वेश्चन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन आपकी वेबसाइट से रिलेटेड था। उसमें एक ऑप्शन थी अकाउंट ऑडिट की। वो सर परसों से एक्टिव हो जाएगी। ठीक है सर, वो मैं उसका करना चाहता हूँ, मुझे काफ़ी बेहतर लग रहा था। और वहां आप दूसरा सर जाके मुझे, अपना पोर्टफोलियो की स्क्रीनशॉट लेके डालेंगे। नीचे डिटेल लिखेंगे आप, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, शॉर्ट टर्म, और रिप्रेजेंटेटिव या और एनालिस्ट विल रिप्लाई विद द होल डिटेल्स इन 24 आवर्स के सर ये कंपनी आपकी आपके टारगेट्स को मैच नहीं करेगी, इसकी ये रीजन, ये करेगी उसकी ठीक ये है, reason। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा, दूसरा सर ओ, मैं पूछना था कि उधर आपके कंपैरिजन वगैरह भी आ रहा था। अगर पोर्टफोलियो का और इंडेक्स का कंपैरिजन ग्राफिकली अगर आप वेबसाइट पे कोई इस तरह का बना दें तो आसानी हो जाएगी कि ये आपका 10 हमारे शुरू में है, लेकिन मैं फिर ये लिख लेता हूँ। ये सारा आपको 10 से 15 दिन में मिल जाएगा। आप चाह रहे हैं इंडेक्स वर्सेस पोर्टफोलियो, शेयर। तो ठीक है। कस्टमाइज पोर्टफोलियो उसका कोई मैं ग्राफिकल। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, वैसे हो जाएगा दूसरी सर। कंपैरिजन सेक्टर्स की कंपैरिजन की मैंने देखा था तो काफी अच्छा वो मिल गया था मुझे। इनसाइट मिल गई थी कि कैसे जो है ना इसको हम रख सकते हैं या बेचें।
तो मैं चाह रहा था कि जो पोर्टफोलियो है उसका भी आपको पता हो, हमें बड़ी पता अच्छी होना चाहिए। सजेशन है। आप समझेंगे ये जल्दी हो जाएगा, 2-4 दिन में हो जाएगा सर। चलो सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बाकी आपकी सुबह की जो इनसाइट होती है उसमें स्पेशली जो आपका एक मॉरल होता है, तो वो समझे कि आपका जो एक बैड टी की तरह आदत बन गई है उसको ना छोड़िएगा, चले बाकी स्टॉक और एक्सचेंज दुआ बेशक कर छोड़ दे। दुआ कर दिया करें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। जी रिजवान भाई, है क्वेश्चन या लेट्स एंड दिस? सॉरी, मेरा माइक ऑफ था सर। मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो पहले नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मिलते जुलते हैं और वो हम मेरे मैक्सिमम ख्याल उनका से अगर आंसर हम कोई, कर चुके हैं। मुझे लगता है कि अगर हम मजीद लंबा करेंगे तो जो इसे बाद में इसकी रिकॉर्डिंग देखेगा उसके लिए प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा, वो पहले ही देख के डर जाए 2 घंटे 21 मिनट। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है सर, मेरे ख्याल में अभी क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना वो रेलेवेंट, जो पुराने क्वेश्चन हम जवाब दे चुके हैं उन्हीं से रिलेटेड है। कोई नया क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो तो हमने लेट्स चीज़ एंड दिस डिस्कस ऑन अ नहीं की। गुड नोट सर। तो मेरे ख्याल में अभी इसको हम क्लोज करते हैं, और जी क्लोजिंग जी। रिमार्क्स के लिए, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए मियां रमज़ान साहब हमारे पास मौजूद हैं। तो मैं इस्लामाबाद ब्रांच काउंसिल के वाइस चेयरमैन हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो क्लोजिंग रिमार्क्स कर लें। मियां साहब आप सुन रहे हैं? आई थिंक वो उनका माइक नहीं है ऑन। माइक नहीं ऑन दिया साहब का शायद। इमरान को देखें, इमरान को, नहीं इमरान साहब नहीं है। मैं पे हमारे नहीं, चेयरमैन साहब हैं रिजवान अरशद साहब पे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो क्लोजिंग रिमार्क्स दे दें इसके ऊपर। ओवर टू यू। थैंक यू रिजवान साहब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऑनरेबल डॉक्टर फारूक हैदर साहब, वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद ब्रांच काउंसिल मियां रमज़ान साहब, मेंबर इस्लामाबाद ब्रांच काउंसिल मोहम्मद इमरान साहब, एंड डियर पार्टिसिपेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म गुड इवनिंग और गुड नाइट। सर, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर फारूक हैदर साहब का फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूबल टाइम एंड कंडक्ट दिस वैल्यूबल सेशन, लर्निंग सेशन फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू। एज वी ऑल नो कि स्टॉक मार्केट आजकल ऊपर जा रही है, क्योंकि बुलिश ट्रेंड जब होता है तो जो शू शाइनर वाली पॉलिसी आपने बताई है, वो शू शाइनर वाली पॉलिसी दुनिया के हर मुल्क के ऊपर एप्लीकेबल हो जाती है। अच्छे। कि राह चलता बंदा भी कहता है कि स्टॉक्स के ऊपर इन्वेस्ट किया जाए, और स्टॉक्स की सजेशन भी दे रहा होता है। मगर ये एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ हैं, उसमें से स्टॉक मार्केट या कैपिटल मार्केट बड़ा इंपॉर्टेंट एवेन्यू है, जो कि हमारे कैपिटल की अच्छी रिटर्न भी देता है, और वन ऑफ द मोस्ट रेगुलेटेड एंड डिसिप्लिन्ड वे भी है। अगर पाकिस्तान में अदर एवेन्यूज़ को देखा जाए तो मेरे ख्याल से जो सबसे रेगुलेटेड सेक्टर है इस टाइम वो स्टॉक एक्सचेंज है। पास्ट में हमने काफ़ी स्कैम्स देखे जो कि इस सेक्टर्स की ट्रांसपेरेंसी को अफेक्ट करते थे, मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इंटरेस्ट के साथ और रेगुलेटरी इदारों के प्रैक्टिकल स्टेप्स के साथ, जिसमें मैं एसईसीपी को अप्रिशिएट भी करूंगा कि उन्होंने ऐसे स्टेप्स लिए, पीएसएक्स को ऑन बोर्ड करके, सीडीसी को ऑन बोर्ड करके, अब तो एनसीसीपीएल मैंने को कहा था on बंद board कर दो। करके, मोबाइल एक ने कि पकड़ा ये, हुआ है, एक ने टीवी पकड़ा हुआ है। तो ये सेक्टर वन ऑफ द मोस्ट रेगुलेटेड और सिक्योर सेक्टर बन गया। अब मेरे ख्याल से इसके अंदर हमारे पैसे पड़े हुए हैं और जो शेयर्स पड़े हुए हैं, उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो हमारे पास भी पड़े हुए से बेहतर और सेफ और सिक्योर शेयर्स होते हैं। कि सीडीसी में जो शेयर्स पड़े हैं, वो मेरे ख्याल से अगर हमने अपने पास भी रखे हो तो शेयर उससे भी ज्यादा सिक्योर और उसकी सेफ्टी होती है। वैसे ही सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे और हैं। सीडीसी के साथ हमने पास में आईसीएमए ने उनके कोलैबोरेशन के साथ सिस्टम किया, क्योंकि अब सारा सिस्टम जो हो रहा है उसकी ऑनलाइन क्लियरिंग हो रही है, और उन्होंने बताया कि हमें इन्फॉर्म किया, और इसका अपडेटेड सिस्टम है कि जंग लग जाए, आग लग जाए, हम विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में ना आपका डाटा रिकवर कर देंगे और ट्रेडिंग को स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल। तो इस जैसा डाटा अवेलेबल होना और इस जैसा सिस्टम अवेलेबल होना एक बहुत बड़ी नेमत है, और ये हमारे पैसे की भी बहुत ज़्यादा सेफ्टी है। नो डाउट, नो डाउट। और मेरे ख्याल से अब तो डॉक्टर साहब आपने कहा कि 5 लाख अकाउंट्स हैं, और जिसमें जेनजी का भी आपने बड़ा जिक्र किया, तो अगर जिस तरह का इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, और इसको अगर हम डेवलपिंग वर्ल्ड और डेवलप्ड वर्ल्ड के साथ कंपैरिजन करें,
अगर उस हिसाब से अगर सिनेरियो और इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए तो मेरे ख्याल से हमारा इंडेक्स, तो मेरे ख्याल से आपने 3 लाख की प्रोडिक्शन की है, ये तो उससे भी कई गुना ज्यादा चला जाएगा, मैंने जो सत्रह कि लाख की भी कंट्रोल की करना है। पॉसिबल नहीं है। मगर मगर यहाँ डिस्क्लेमर देना बड़ा जरूरी है कि हमने इन्वेस्टमेंट करते हुए अपने तमाम फैक्टर्स को कंसिडर करना है, बिल्कुल क्योंकि ऐसे स्टॉक के बारे में ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी होती है। तो बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमी का मतलब है कि हम फ्यूचर्स में जो अपने कैश स्ट्रीम्स हैं, हम फ्यूचर को डिस्काउंट कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे। हम तो अकाउंट्स एंड फाइनेंस की फील्ड के हैं, और आप तो माशाल्लाह इसमें काफ़ी आपने एक्सपीरियंस हासिल कर लिया है कि हमने डिस्काउंट्स को और फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट करवाना होता है एट द रेट जो हमें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है। तो उसकी बिल्कुल ऐसे। बेस और वैल्यूएशंस बड़ी अप्स एंड डाउन्स होती हैं। इसमें फिगर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इन्फ्लेशन की फिगर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, डिस्काउंट रेट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे गवर्नमेंट का डिस्काउंट रेट, पॉलिसी रेट नीचे आ रहा है, उसी तरह स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन ऊपर भी जा रही हैं। री मगर रेट इस, कर। जी बिल्कुल, स्टॉक मार्केट के ऊपर ये तो इकोनॉमी के फैक्टर के साथ जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स को भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कि जैसे ही ईरान वाला मैटर, यूएस के और ईरान के मैटर्स का, यूएस के टैरिफ वाला मैटर आया, तो स्टॉक एक्सचेंज ने ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको बड़ा रिएक्ट किया। तो इसलिए इस फील्ड के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट की एवेन्यू के तौर पे भी लेना चाहिए, और इसको इन्वेस्टमेंट एवेन्यू ही समझना चाहिए। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं, और बिजनेस के ऊपर अप्स एंड डाउन्स आते हैं। जिससे इकोनॉमी का साइकिल होता है, बिजनेस का साइकिल होता है, वो साइकिल शेयर्स की प्राइस के ऊपर, शेयर्स की अर्निंग के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है। हमें अपने इन्वेस्टर्स को, अपने स्टूडेंट्स को, नए आने वालों को ये चीज़ बताने की ज़रूरत है, और उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमने इसके अंदर जब इन्वेस्टमेंट करनी है तो शेयर को बिजनेस के तौर पे लेके चलना है, और बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। डॉक्टर साहब, आपने एक कहावत सुनी होगी, बल्कि हमारे पार्टिसिपेंट में भी सुनी होगी, कि शुरू के 3 साल बिजनेस के अंदर बड़े मुश्किल होते हैं। अगर आपने सर शुरू के 3 साल गुजार लिए तो फिर आप बिजनेस में सरवाइव कर सकते हैं। वो कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं सर, हट्टी चट्टी और वट्टी। पहले जी आपने बिल्कुल ऐसा ही है। लगाया, जी फिर बिल्कुल ऐसा उसमें ही है। कमाया, फिर आपने। मेरे ख्याल से जो हमारे स्टॉक के इन्वेस्टर मार्केट में आते हैं ना, उनको इस कहावत के ऊपर अमल करके लेके चलना चाहिए। बात सही बात। और इसके अंदर लर्निंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जिस तरह मियां रमजान साहब ने बताया कि अनरेगुलेटेड मार्केट के अंदर इन्वेस्टर की बेस इससे ज्यादा है। वो शो करता है कि हमारे अंदर ना जो है, सट्टे को अगर टर्म ले तो सट्टे वाली साइड पे और इमीडिएट प्रॉफिट को अर्न करने का बड़ा एक एपेटाइट पाई जाती है। जबकि आपने बताया कि स्टॉक एक्सचेंज 18% की एवरेज रिटर्न दे चुकी है। 18% को कंपाउंडेड करवाया जाए, क्या सी क्या ए पढ़ा जी है। आर का कैलकुलेटर आपने बता दिया, तो उसकी जो फिगर कैलकुलेट होती है वो मेरे ख्याल से अनइमेजिनेबल है। सर मैं तो इधर एक चीज और ऐड करूंगा, वैरेन जी बफे प्लीज। की जो इनकम है वो 12% से ग्रो की है, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये हमारी 18 से। बिल्कुल ऐसे ही है। तो देखें, ये हमारे पास दुनिया में ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं। आपने वारन बफेट का काफी जिक्र किया, तो इसके बारे में कहा जाता है, अगर आप वारन बफेट के स्टाइल को क्लोन कर लें, और इवन के वारन बफेट जो शेयर परचेज करता है, आपको चंद दिन बाद पता चलता है, और जब सेल करता है वो भी चंद दिन बाद पता चलता है। उसको क्लोन करने के बाद भी अगर आप रिटर्न कैलकुलेट करें, तो उस रिटर्न भी 10% से ऊपर का आ सकता, 8 से 10% का रिटर्न आ सकता है इन यूएस डॉलर टर्म में। जी जी। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने 12% की बात की, मैं 8 और 10% की बता रहा हूँ। तो अमेरिका का, यूएस का डिस्काउंट पॉलिसी रेट भी बताना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो मेरे ख्याल से 0.5 से 1 के दरमियान है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और तो आजकल उसके वो ऊपर, जरा ऊपर गया हुआ है, 3.5 4 के आसपास, ये जो जी इन्फ्लेशन बिल्कुल की ठीक देख है। रहे जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो 3.5 4% के साथ अगर आप 12% का रिटर्न करें, तो आपने डिस्काउंट रेट से 3 से 4 गुना ऊपर कमाया है। तो इतना बीट करना इम्पॉसिबल बात है यूएस जैसी मार्केट में। और अगर हमारी मार्केट भी 18% का रिटर्न पे कर रही है, तो ये हमारे लिए एक बड़ा ब्लेसिंग है, और एक बड़ा अच्छा एवेन्यू है। हमें इसको एक्सप्लोर करना चाहिए एक्सपीडिशसली, इसको बड़ी समझदारी के साथ, और इसको इन्वेस्टमेंट एवेन्यू के तौर पे लेके चलना चाहिए। और इसके अंदर जो पढ़ने की ज़रूरत है, अच्छे स्टॉक ब्रोकर को सिलेक्ट करने की ज़रूरत है, उसको सिलेक्ट करना चाहिए, अच्छे शेयर्स में जाना चाहिए। आपने कुछ शेयर्स के नाम लिए, मैं शेयर्स का नाम नहीं लेता, जिसके अंदर तो आप स्टेबल अर्निंग भी है और स्टेबल डिविडेंड भी है। मगर हमारे यहाँ अगर वॉल्यूम का ट्रेंड देखा जाए, टॉप 10 वॉल्यूम्स देखे जाए, तो उसमें वो शेयर्स नजर आते हैं जिसमें वो एलिमेंट, जिसमें सट्टा
या कंपनीज की पॉलिसीज या कंपनी की बिजनेस जो होता है वो बड़ा क्रिटिकल और साइक्लिकल किस्म का नज़र आ रहा होता है। तो हमें बड़ा ज़रूरी है कि हम जब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए आए, अपने इन्वेस्टमेंट स्टाइल को समझें, अपनी एप्टाइट को समझें, और स्टॉक्स में वो पैसे लगाएं जिसको आप स्पेयर कर सकते हैं और कुछ टाइम के लिए सस्टेन कर सकते हैं। इसमें मैं एक इन्वेस्टर का एक जिक्र करना चाहूंगा, अगर आप अलाउ करें तो मोनिश पबराई का नाम जिक्र करूंगा। वो द दो भी बड़ा, इन्वेस्टर। जी बड़ा क्लोन इन्वेस्टर है और बड़ा कहता है कि जी मैं वारन बफेट को कॉपी करने वाला वैल्यू इन्वेस्टर अपने आप को कंसिडर करता है। उसने कहा जी मैंने जब भी शेयर परचेज किया है वो नीचे गया है, और जब भी हमने सेल किया है वो ऊपर चला वो गया। सही है। तो देखिए दुनिया के कामयाब इन्वेस्टर्स के साथ भी ये चीज़ होती, पर उसने कहा मैंने स्टॉप लॉस के साथ कभी भी परचेजिंग नहीं की। अगर स्टॉप लॉस करता तो मेरी बहुत सारी अच्छी इन्वेस्टमेंट हिट हो जाती, जिसका मुझे बाद में लेटर स्टेज के ऊपर बड़ा अच्छा रिटर्न मिला। तो इसका मतलब है कि आप जब परचेज करते हैं आप अपनी इन स्टाइल को समझें, अपनी रिस्क एप्टाइट को समझें, अपने टाइम हॉरिजॉन को समझें, और उसको प्रॉपर स्टडी करने के बाद प्रॉपर स्टॉक ब्रोकर के थ्रू उसको मार्केट में लगाएं ताकि आपको उसका रिटर्न मिल सके। अगर 18% की रिटर्न के साथ स्टॉक एक्सचेंज रिटर्न दे रही हो तो मेरे ख्याल से इससे अच्छी एवेन्यू नहीं है। मगर इस मार्केट को डेवलप करते हुए और बड़े एवेन्यूज आगे हैं। अगर आप टाइम प्रॉपर नहीं दे सकते तो डॉक्टर साहब आपने म्यूचुअल फंड का भी बताया, इससे बड़ी अच्छी और चीज़ नहीं हो सकती। इसके बिल्कुल साथ वारन बफर की ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर लें तो ईटीएफ आपको बीट कर देगी आपकी इंडेक्स को। और इसने वारन बफे ने इसके ऊपर बेट भी लगाई थी, 10 साल की बेट लगाई थी और वो बेट जीती भी थी। जी तो जी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आजकल ईटीएफ्स भी अवेलेबल हैं, बड़ा अच्छा एवेन्यू है। तो हमें इस चीज़ों के ऊपर जुडिशियसली सोचना भी चाहिए और इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए। सिर्फ ये बताने का मकसद था कि ये एक बड़ा अच्छा एक स्ट्रीम है, सोर्स है, पढ़े लिखे लोगों के लिए भी और जनरल पब्लिक के लिए भी। और बिल्कुल। फ्यूचर में जो हमारे यंग लोग आ रहे हैं उनको भी इसके ऊपर एक अच्छा एवेन्यू मिल सकता है अगर आप इसको प्रॉपर बिजनेस पर्पस के तौर पे लेके हैं और इसका जो थीम है, जो पर्पस है, जो स्पिरिट है उसके साथ आगे लेके चलें। चलो। तो डॉक्टर साहब आपने जो हिस्ट्री कभी बताते डॉक्टर साहब आपने जो इसकी हिस्ट्री को कवर किया ना, तो मैं आपको बड़ा अप्रिशिएट करूंगा कि हम भी स्टॉक एक्सचेंज में इंटरेस्ट भी रखते हैं, इस फील्ड में भी हैं, मगर जो आपने हिस्ट्री बताई उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए भी नई थी। थैंक यू और जी, आप दिस इज ऑनर फॉर मी सर। और जो आपने बताया कि मोहम्मदी ट्रेडिंग कंपनी जो फर्स्ट कोट हुई थी, जो आज पीएनएससी हो गई है, तो ये हमारे लिए एक न्यू खबर थी। हमें स्टेट बैंक के गवर्नर का पता है, स्टॉक एक्सचेंज ने कब वर्किंग स्टार्ट की ये पता है, मगर फर्स्ट शेयर जो कोट हुआ था वो नहीं पता था। तो दैट्स अ ग्रेट नॉलेज फॉर अस। और आपने जो चीज़ों को बताया, जिस तरह सिस्टमेटिकली गवर्नमेंट लेके चली है और जिस तरह सिस्टमेटिकली इसके अंदर ट्रेडिंग चल रही है, हमारे लिए बड़ा लर्निंग था सर। आई एम वी एट द फोरम ऑफ ब्रांच काउंसिल इस्लामाबाद ब्रांच काउंसिल ICMAP आपका बहुत शुक्रगुजार हैं, तमाम जी पार्टिसिपेंट्स थैंक के यू। शुक्रगुजार हैं, इस्लामाबाद ब्रांच काउंसिल के बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये इवेंट किया है। इस पे स्पेशली मैं आई एम थैंकफुल टू मिस्टर मोहम्मद रिजवान, हमारे सेक्रेटरी हैं इस्लामाबाद ब्रांच काउंसिल में, मेरे साथ ब्रांच मान भी हैं, जिन्होंने आपके साथ कोऑर्डिनेट किया और इस इवेंट को कंडक्ट किया। थैंक यू सर। इस्लामाबाद की मैनेजमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया। और इसमें ये मैं बताना चाहूँगा इस टाइम तो हम 171, क्योंकि मेरी बातें शायद कुछ बोर लग रही होंगी, कुछ पार्टिसिपेंट्स ने लीव कर लिया होगा, मगर डॉक्टर साहब आपके सेशन में हमने 350 तक, तकरीबन 340 तक पार्टिसिपेंट्स को हिट किया, जो इस चीज़ को शो गुड। करता है कि इसके अंदर हमारे पब्लिक का, हमारे मेंबर्स का, आपके चाहने वालों का बड़ा इंटरेस्ट है और वो लर्न करना चाहते हैं। यहाँ पे ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपने शेयर की, मगर ये हम समझते हैं कि ये एक इनिशियल लेवल के ऊपर थी। हमें इन डेप्थ फर्दर इसके ऊपर भी सेशन करना चाहिए ताकि श्योर सर मेंबर्स श्योर। को, पार्टिसिपेंट्स को फ्यूचर में भी इसके अंदर एक गाइडेड किस्म के ना, एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सके और वो इस फील्ड के अंदर प्रॉपर अपने आप को लेके आ सकें। और मैं सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट समझता हूँ कि आप जैसे जो सर लोग हैं जो मार्केट में फ्रेशली आए हैं और इस मार्केट को जो डेवलप करने की सर जो आपकी एफर्ट्स हैं ये भी लाउडेबल हैं। इसमें आप लोग जो जिस तरह सिस्टमेटिक वे से लोगों की लर्निंग करवा रहे हैं और तरीकाकार अडॉप्ट कर रहे हैं, तो इससे हमारी इन्वेस्टर की बेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और फ्यूचर में मैं खुद ये बैठे हुए सोचा था कि फ्यूचर में हमारी मार्केट के अंदर काफ़ी डेप्थ आ जाएगी, इन्वेस्टर बेस बनेगी, और हमारी मार्केट के लिए भी अच्छा है, हमारी कंपनीज के लिए भी अच्छा है। करंटली मार्केट बड़ी बूम कर रही है और IPOs का भी सेशन आ रहा है, तो अगर हम अपने आप को लर्निंग करते रहेंगे, रखते रहेंगे, तो फ्यूचर में हमारे लिए ये एक बड़ा अच्छा सोर्स भी हो जाएगा।
एट द बिल्कुल एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। सर डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो और लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द फ्यूचर वेंचर्स एज वेल और फ्यूचर सेमिनार वेबिनार वर्कशॉप एज वेल। और सर वैसे अवेलेबल आप फॉर योर एनी कमिटमेंट जो आप अपने अदारे से करेंगे, मैं अवेलेबल हूँ सर। कंसीडर मी योर 2IC इन दिस थिंग। ठीक है, और थैंक यू रिजवान साहब, सर बल्कि थैंक यू सो रिजवान मच। क्या, इसमें आप लास्ट में एक रिजवान बात कहना चाहूंगा सर, आपके तमाम पार्टिसिपेंट्स की पार्टिसिपेशन का फायदा उठाते हुए एक चीज़ मैं आपको कम्युनिकेट करना चाहूंगा कि कल हमने पर्सनल ज़कात और कॉर्पोरेट ज़कात के ऊपर एक सेशन वेबिनार रखा है। उसका भी हम लिंक आपके साथ शेयर कर लेंगे। और श्योर आप सर, लोगों से श्योर। तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसमें भी ज़रूर पार्टिसिपेंट कर लेंगे। एट द एंड डॉक्टर साहब आपने भी पहले भी डिस्क्लेमर दिया, हमने इसमें मैं डिस्क्लेमर देना ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो सेशन हमने अरेंज किया था ये लर्निंग पर्पज़ के लिए था। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना सॉलिसिट की जा रही थी ना दी जा रही थी। ये सिर्फ और सिर्फ पर्पस था कि लर्निंग था, ताकि हम एक लोगों को इस एवेन्यू के बारे में बता सकें। तो मेरे ख्याल से इस डिस्क्लेमर को जरूर कंसिडर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जी, डॉक्टर साहब आप प्लीज कहना चाह रहे थे? बस ये सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आपका रिजवान साहब ने बड़ा अच्छे तरीके से डील किया सारी चीज़ों को। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी इस्लामाबाद आऊँगा अपने ऑफिस, तो ज़रूर मैं आप लोगों से मिलना चाहूँगा, क्योंकि जरूर आप लोग, इंशाल्लाह सर। ये सेशन ऐसे ही था जैसे सर मैं चिराग पकड़ के सूरज को दिखा रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच जी फॉर द टाइम। और बड़ा अच्छा लगा, और आप लोगों ने अलाउ किया यंग्स कैपिटल फैमिली के मेंबर्स को भी। और दिस इज अ ग्रेट ऑनर फॉर मी सर, कि मैं कुछ आपके काम आ सका। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इसमें ना वो आप शेयर कर देते ना दरमियान में ही।